मोदी भारत का सिर्फ मुमकिन नहीं, निश्चित है। लेकिन भाजपा आरएसएस मोदी ने राम मंदिर बना दिया अरे हिंदुत्व प्लीज बचाने के नाम लिए। मत लो, उस नाम मत लो। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को उसका इंचार्ज बना दिया। चुनाव के वक्त क्यों इसको हिंदू याद आते हैं और मंदिर में जाके तिलक लगा के नौटंकी 50 कैमरों के सामने पूजा करने की नौटंकी करता है। आपने कहा है गांधी को महात्मा बना के लाई। हाँ महात्मा नहीं थे गांधी ना, क्या अन्याय नेहरू और गांधी ने मिलकर किया हिंदुओं का। मतलब इस्लाम को कट्टर रूप देने में गांधी। आपके मुताबिक गांधी जी जहां बात की आती थी वहां फिसल जाते थे। नहीं फिसल तो कोई फिसल नहीं। ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल हिज। पुरुषों के साथ तो उनके संबंध थे, ऐसा कहा गया है बहुत स्कॉलर्स। गांधी की जो पर्सनल लाइफ थी बहुत अनकंट्रोल्ड थी। बेचारे से संभल नहीं पा रहा था अपनी। नेहरू और के क्या कहते हैं सबको पता है। चलो एक बात है, खुलेआम करते थे। और क्योंकि उनका पति भी जो वो तो उसके तो बड़े किस्से उसके, तो उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी। तुम और मैं नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी पॉडकास्ट में। और इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान हैं मधु पूर्णिमा किशोर। बस नाम ही बहुत है। अगर सच सुनने का मादा है तो मधु से मिलो, वरना दूर ही बेहतर है। मैं ये तय करके आया हूं कि मधु किशोर को सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे और वो सुनेंगे जो आप बार बार सुनना चाहेंगे। स्टेट मिरर में सादर स्वागत है मधु जी। आई एम ट्रूली ऑनर्ड कि आप विशेषकर पौंडीचेरी से आज ही सुबह फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचे ताकि मुझसे बातचीत हो सके। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और आई एम वेरी ऑनर्ड एंड माय प्लेजर टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। स्टेट मिरर और संजीव चौहान का भी और पूरी दुनिया का, इंसानी दुनिया का, उसकी तरफ से भी धन्यवाद कि आपने वक्त दिया, क्योंकि हम आपसे मसाला लेके मसाला बेचने नहीं आए हैं। हम वो सच जानने आए हैं जो गलत लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन कड़वी दवाई अच्छी होती, फायदा देती है। मधु जी, मैं पता है क्या बोलती हूँ अपने बारे में कि मैंने अपना नाम मधु पता नहीं क्यों रखा। बचपन में मेरी माँ ने तो पूर्णिमा रखा था। कायदे से मेरा नाम मुझे रखना चाहिए था करेला नीम चढ़ा। तो बड़ा थेरेप्यूटिक होता है, पर थोड़ा कड़वा, तो थोड़ा नहीं काफी कड़वा होता है। मधु जी, कड़वा बोलिए, साफ बोलिए, तुरंत झंझट खत्म हो जाएगा। मीठा बोलेंगे, शहद बन के रहेंगे, गुड़ बन के रहेंगे, तो चींटियां उसमें चिपकेंगी भी और मरेंगी भी। वो गुड़ ना किसी का होगा, ना चींटियां गुड़ की होंगी। और मक्खियां भी, चींटियां इतनी सब खतरनाक जो नहीं भी होती। उससे चिपका। तो बेहतर है कि आप भी खड़े और हम भी खड़े हैं। आपने कहा आप क्या पूछेंगे, मैंने कहा आपके बारे में क्या पूछना है, सब तो खुली किताब है। अगर मधु पूर्णिमा किशोर को पढ़ने चला है तो बहुत गलत कर रहा है। ज्ञान लेना है ले लीजिए, आप खुल के बात करते हैं, आपके पास हर सवाल का जवाब है। मैंने आपसे यही कहा मैं क्या पूछूंगा। हाँ, ये जरूर मैंने कहा था कि मोदी नामा पे बात करूंगा कि आखिर क्या, तो आपने कहा मोदी नामा के अलावा और दुनिया में कुछ नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना था जो मोदी नामा सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थे वो मेरे वेबसाइट में छपे थे। और अगर आप वो देखें ना, उसका PDF वर्जन आज भी हमारे पास अवेलेबल है। वो इट सेज वर्क इन प्रोग्रेस। यानी जब मैं गुजरात का अध्ययन करने निकली 2012 के एंड में, और 2013 पूरा लगभग मैंने गुजरात में आने जाने में बिताया, अलग अलग प्रांतों में गई। तो बीच बीच में मैं वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही थी, क्योंकि अनोखी थी, जो मैंने उम्मीद नहीं की थी, तो मैंने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स अपने वेबसाइट, मानुषी वेबसाइट पर पोस्ट किए। और उसका नाम, क्योंकि सीरीज का नाम कुछ देना था, एवं मोदी नामा कह दिया, मोदी नामा सीरीज। लेकिन दैट वाज द ड्राफ्ट फॉर माय बुक।
मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, किताब वो निकली। और मेरा प्लान था, मेरे पास इतना मटेरियल था, क्योंकि मेरी आदत है, मैं किसी से भी जब किसी सवाल पे बात करने जाती हूँ, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे वो छोटा किसान हो, मैं हमेशा अपना छोटा सा वीडियो कैमरा रखती हूँ या टेप रिकॉर्डर पहले। तो सैकड़ों घंटों की इंटरव्यूज़ हैं, तो मेरे पास बहुत मटेरियल था गुजरात के बारे में। प्लान तो मेरा ये था कि मैं 2 एंड 3, मतलब एक और 2 और किताबें निकलेंगी गुजरात पर, उस सारे दौर पर, जब मोदी वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, उससे पहले और उसके बाद। लेकिन मोदी जी ने इतनी जल्दी मोह भंग कर दिया कि मेरा मन नहीं किया फिर आगे कुछ लिखने को, एक्सेप्ट आर्टिकल्स लिखे थोड़े बहुत, वीडियोस बहुत सी बनाई मैंने। मोदी से मोह भंग क्यों, मोदी के अक्षम्य अपराध, मोदी जी ने ये ज्यादती की, ये अन्याय कर दिया, तो उस पे बहुत लिखती रही, छोटा बड़ा। वीडियोस में खासकर मैंने लंबी बात की है। लेकिन मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया इज द बुक that people ought to refer to, not just the Modinama series of articles. आपने मानुषी का जिक्र किया। जब रूथ पनीता के साथ मिलके मधु किशोर ने मानुषी शुरू की 1978 में, तो मैं 8 साल का था। मैं 1978 की मधु किशोर को जानना चाहता हूं और संक्षिप्त में मानुषी के जन्म की कहानी भी जानना चाहता हूं। ये तो आपने बड़ी लंबी दास्तां का दरवाजा खोल दिया। वो तो घड़ी, वो लम्हा जब मानुषी की परिकल्पना जन्म देने की मधु के जहन में आई। मानुषी से पहले बहुत कुछ हो चुका था, जिसकी वजह से मानुषी का ख्याल आया या उसकी तरफ कदम बढ़ाए। तो मैं अब अंदाज़ा है ही आपको तो कि थोड़ा देसी विचार की रही हूँ। हालांकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, फिर मिरांडा हाउस में पढ़ी, फिर जेएनयू में पढ़ी, लेकिन बहुत देसी रही। अब जैसे मैं जब कॉन्वेंट स्कूल में भी थी, तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में, हर चीज़ में मैं टॉप होती थी, बिना कोई एफर्ट किए। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी जीनियस थी, सादा, पर शायद बहुत कम उम्मीद की जाती है हमारे स्कूल सिस्टम से। तो तब भी एक चीज़ पर हमारी नन्स कॉन्वेंट में मुझे केवल टोकती नहीं थी, मुझे ब्लैक मार्क्स देती थी। आप गेस कीजिए किस, जो सब चीज़ों में ऑल राउंडर टॉप हो, उसको ब्लैक मार्क्स किस पे मिले होंगे? ये तो सवाल ही बड़ा अटपटा गजब का है आपने मेरे सामने रख दिया। इमेजिन कीजिए, नहीं, हिंदी बोलने पर। अभी आज भी बहुत से ये इंग्लिश मीडियम फैंसी स्कूल हैं जहाँ इंग्लिश में ही बात करनी है, चाहे टूटी बोलो, टूट फूटी बोलो। और मैं ठीक ठाक थी अंग्रेजी में, ऐसा नहीं टॉप क्लास में आती ही थी, लेकिन मुझे बड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि शुक्र है हमारे माँ पिता ने घर में हमेशा हिंदी या पंजाबी बोली। तो हम अगर मान लो बच्चे कभी अंग्रेजी में बोलते तो हिंदी में जवाब देते थे। दूसरा, हमारे घर में मेरी माँ धर्मयुग या साप्ताहिक हिंदुस्तान या ऐसी हिंदी की पत्रिकाएं, हालांकि वो भी कॉन्वेंट एजुकेटेड थी, पर फिर भी ग्राउंडेड थी, संस्कारी थी बहुत। और मैं भी अपने बचपन में, हालांकि मेरी स्कूल की सारी सहेलियां स्कूल गर्ल्स कॉमिक्स और बाबरा कार्टलैंड के नॉवल और डेनीज रॉबिन्स के रोमांसेस, वो सब कचरा, जो मुझे कचरा लगता था। मैंने 4 पेज भी नहीं उनके पढ़ पाती थी। तो मैं तो छोटी थी, तो चंदा मामा, पराग, वही मेरी लिंग्विस्टिक डाइट थी। उसके बाद फिर प्रेमचंद, शरद चंद्र, टैगोर, ये जो भी हिंदी का मुझे साहित्य मिलता था। कोई बहुत लाइब्रेरीज उन दिनों होती नहीं थी, हमारा स्कूल कॉन्वेंट स्कूल था, तो आप सोचते हैं वहाँ पे उन्होंने हिंदी साहित्यकारों के, पर कहाँ से ढूंढ लेती थी। और माँ पिता किताबों पे मना नहीं करते थे। तो हिंदी के साथ जो मेरा टकराव, हिंदी की वजह से जो मेरा टकराव मेरे नन्स के साथ रहता था, स्कूल की जो करता धरता होती हैं, सिस्टर्स एंड मदर सुपीरियर। तो अब जैसे हम 9वीं क्लास में पहुँचे हैं,
तो हमें बोला गया है कि अब जी लोअर हिंदी लेनी पड़ेगी, और लोअर हिंदी नहीं लोगे तो हम टीचर नहीं देंगे। अब लोअर हिंदी किस किस्म की होती है, मतलब एक दो जुमले मुझे याद हैं तब के भी। लोअर हिंदी में जो इम्तिहान आता था उसमें गाय घास चरता है, उसको आप करेक्ट करें, गाय घास चरती है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अपमानजनक बात है, मैं नहीं स्वीकार करूँगी। तो उनका टीचर नहीं मिलेगी, मैंने कहा ना तो ना सही। तो मैंने स्वयं पढ़ी 9वीं 10वीं 11वीं की हिंदी का जो इम्तिहान दिया, और बहुत अच्छे टॉप नंबर लाई बिना कोई मदद के। और उस वक़्त मेरी हिंदी की मेरे स्कूल में भी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स मेरी हिंदी की टीचर्स हुआ करती थी। लेकिन किसी ने भी नहीं कहा, मैं उनके घर जाती थी मिलने, जैसे सहेलियाँ एक दूसरे को मिलने जाती, मैं अपनी हिंदी टीचर्स के घर जाती थी शाम को, मुझे बुलाते थे गपशप के लिए। पर किसी ने ये नहीं कहा कि हम पढ़ा दिया करेंगे, सबको लगता था खुद ही कर लेगी, तो किसी ने ऑफर भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आई गॉट लॉट ऑफ अफेक्शन फ्रॉम देम। अब ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लगता है मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था, और मुझे आदत भी नहीं थी कि जाके मैं मम्मी मम्मी पापा पापा ये कर लूँ, या मेरे स्कूल में ये बोला जा रहा है, ऐसा नहीं। अपने अंदर से बात आई, और मैंने अभी तक इतने सालों में उसकी बहुत कम किसी को बताया होगा जी। मानुषी कब, किस मैं घड़ी, बताती हूँ ना, कहाँ अब जहन फिर में आया? मिरांडा हाउस आते हैं उसके बाद, ठीक है। मिरांडा हाउस का जो माहौल था, तो वो उन दिनों वो ऐसा था, तो बहुत बदल गया है। एज इफ मिरांडा हाउस इज अ लिटिल कोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड, मतलब छोटा सा टापू है, पूरी तरह से कल्चरली एंस्लेव्ड उस वजह से। और वहाँ पे भी मैं, देखिए, साहित्य का मुझे बहुत शौक था, तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया ये सोच के हिंदी तो मैं पढ़ ही लूँगी अपने आप। पर इतना बोरिंग था, इतना ख़राब मुझे उन दिनों लगा कि मैं तो टॉप स्टूडेंट से क्लास कट करने वाली स्टूडेंट बन गई। पर वहाँ पे भी जब मैंने, जैसे मिरांडा हाउस में भी जब मैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनी, आई थिंक मिरांडा हाउस के इतिहास में ये पहली बार था कि वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट हिंदी में जनरल बॉडी मीटिंग एड्रेस करते हैं। और उसका कारण भी ये था कि जो हमारे कॉलेज की भेंजियाँ जिनको कहा जाता था, हिंदी मीडियम, संस्कृत डिपार्टमेंट, साइंस वाली, ये जो ऐसी इनको भेंजी भेंजी करके बुलाया जाता था, तो मेरी उनसे ज़्यादा पड़ती थी, हालांकि मैं इंग्लिश ऑनर्स की थी। और मुझे बहुत बुरा लगता था कि उनका कोई रोल ही नहीं रहता स्टूडेंट्स यूनियन के डिसीजंस में, जनरल बॉडीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो आती भी बहुत कम थी। तो ये वाले जो अंग्रेज़ी वाली होती है ना, ब्यूटी क्यूटीज़, तो वहाँ मैंने, जैसे वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई डिड ऑन बिकमिंग प्रेसिडेंट, मैंने इस मिरांडा ब्यूटी कॉन्टेस्ट अबॉलिश कराया। 1.5 साल की मुहिम चलाई मैंने, और सिग्नेचर कैंपेन में आप मानेंगे कम से कम हमें 95% वोट मिला जनरल बॉडी में भी। पर 1.5-2 साल की मुहिम वो करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारा उस वक़्त का कॉलेज के का इस्टेब्लिशमेंट ना, अंग्रेज़ी वाले, हिस्ट्री वाले, इकोनॉमिक्स वाले, ये 3 डिपार्टमेंट्स बहुत अंग्रेज़ी नुमा हुआ करते थे। तो उनको लगता था ये तो ग्लोरियस ट्रेडिशन है मिरांडा हाउस की, इसको क्यों छेड़छाड़ कर रही हो। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, ये मेरा जो इतिहास है वो किसी का सीखा सिखाया नहीं है। अब जैसे मुझे कहा गया इंडिया, तो मैंने कहा ना 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 ना, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस डेकेडेंट फेमिनिज्म कमिंग फ्रॉम अमेरिका। मुझे पता भी नहीं था ये फेमिनिस्ट होती क्या है, पर मुझे परहेज रहा है वेस्टर्न आइडियोलॉजी से हमेशा, कि उधर से जो आते हैं विचार, हमारा बेड़ा गर्क पहले करके गए, अब हमें मेंटली इंटेलेक्चुअली एनस्लेव करने के लिए ये आइडियोलॉजिकल इनपुट्स ये भेजते रहते हैं। तो मैं इसलिए किसी इज़्म के चक्कर में नहीं पढ़ी। हालांकि उन दिनों लेफ़्ट का बहुत बोलबाला था यूनिवर्सिटी में, और मेरे अधिकतर मित्र लेफ्टिस्ट इसलिए भी थे क्योंकि पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट तो लेफ्टिस्ट ही होते हैं, टीचर्स भी अच्छा पढ़ाने वाले अधिकतर लेफ्टिस्ट ही होते हैं। कितनी उम्र थी और किस सन की बात ये बता रहे हैं? 16 साल की उम्र में मैं मिरांडा हाउस बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा बनी। तो ये जो मिस मिरांडा ब्यूटी कॉन्टेस्ट की एबोलिशन का है 18-19 साल में,
की है। तो ये उन दिनों बहुत बड़ी बातें हुई थी, 70 के आसपास कुछ ऐसा। 70 के हाँ, आसपास। 1970। मैंने कहा ना एंशियंट हूँ मैं। हाँ, मतलब मिरांडा हाउस जैसी जगह को बदल देना, वहाँ के यही कल्चर को। नहीं, वर्क जो हमारा मेस स्टाफ था, हमारे क्लास 4 स्टाफ थे, उनके लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जो कि स्टूडेंट यूनियन कभी नहीं हाँ, करती। तो मैंने कहा ना कि युवावस्था, किशोरावस्था जो थी आपकी, विद्रोह की गरलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो पसंद है, जो सही है, वो 16 साल की मधु के अंदर था। एक और बात जो मेरी टिपिकल सोच आपको समझाएगी। जब मैं 17 साल की थी तो मुझे डिबेटिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी बनाया गया। फिर 18 साल की उम्र में मैं प्रेसिडेंट डिबेटिंग सोसाइटी की बनाई गई, इंग्लिश। लेकिन मुझे तब भी ये बहुत अटपटा लगता था उस 17 साल की उम्र में। फॉर वर्सेस अगेंस्ट, हम डिबेट में जाते थे और हमें टॉपिक दिया जाता था, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। ये कितनी अटपटी बात मुझे लगती थी। ये ना ऑक्सोनियन मॉडल है। और बाद में समझ आई ये एब्राहिमिक सोच की उपज है। हर चीज में यू फॉर अस और अगेंस्ट अस, ग्रे, पिंक, पर्पल, ग्रीन, सारे ब्लैक वाइट में जो बात करने की टेंडेंसी है एब्राहिमिक कल्चर्स में। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो बहुत स्पष्ट ही है कि आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप नर्क के अधिकारी हैं। इस्लाम तो यही साफ कहता है सर तन से जुदा के अधिकारी हैं अगर आप उनके साथ नहीं हैं। तो मैंने, जब मैं सेक्रेटरी बनी तो कुछ एक डिबेट्स में गई भी, मुझे बहुत अटपटा लगता था कि किसी भी इशू पे ब्लाइंडली फॉर या अगेंस्ट हो जाओ। तो मैंने प्रेसिडेंट बनते ही पहला काम ये किया, उसको डिस्कशन फोरम में परिवर्तित कर दिया कि ये नहीं होगा, डिबेट नहीं होगी, डिस्कशन होगी। और किसी टीचर से भी नहीं पूछा जो टीचर इंचार्ज होती है, मैंने सिर्फ अनाउंस किया और पहली डिबेट के बजाय ये तरीका अपनाया। तो किसी भी इशू के लिए, इसीलिए मैं कहती हूँ नाइदर लेफ्ट विंग नॉर राइट विंग, आई एम अ ट्रूथ विंगर। वो कब कितना सच मेरी पकड़ में आए ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है। और जैसे ही नए फैक्ट्स मेरे पकड़ में आते हैं या मेरे संज्ञान में लाए जाते हैं तो मैं तुरंत अपनी पोजीशन स्वयं ही रिवाइज कर लेती हूँ और बता भी देती हूँ कि फलां फलां साल में मैंने वर्ष में ये सोचा था, लेकिन आज क्योंकि नए तथ्य मेरे सामने हैं तो मैं इसलिए अपनी पोजीशन रिवाइज कर रही हूँ। और तभी मैं अब मेरे ट्विटर हैंडल पे पढ़िए फैक्टेरियन, ना लिबर्टेरियन, ना मार्क्सिस्ट, ना फलाइस्ट, but I go by facts. I let facts lead me to conclusions. और प्री डिटर्मिन्ड कंक्लूजन के साथ मैं किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करती। इस अब ये पृष्ठभूमि मिल गई आपको थोड़ी बहुत। इस मृत्युलोक में, धरती पे, मनुष्यों के बीच क्या मैं मधु चुड़ैल किशोर लगती हूँ? अपने को, खुद को किस रूप में देखती हैं? मैं किस रूप में देखता हूं, सवाल ये नहीं है। मधु किशोर खुद को किस रूप में देखती हैं इस मनुष्य जनता जनार्दन के बीच में, धरती पे? देखिए, कई मामलों में तो मैं बहुत ही खुशनसीब रही। माँ पिता ने कितना सर पे उठा कर रखा, और मैं पैदा हुई हूँ तो तब से माँ पिता ने विशेषकर, पर माँ ने भी बहुत, जैसे कोई उनके गोद में कोई देवी अवतार आ गए हैं। बहुत मेरी कोई बात पे न कभी रोक न कभी टोक। इतना वैसे निरंकुश रखना नहीं चाहिए बच्चे को, थोड़ा अनुशासन रखना चाहिए। कभी डांट देना चाहिए था, कभी एक आध झापड़ मार देना चाहिए था, तो मुझे इस दुनिया में जीने की थोड़ी तैयारी होती। आई वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड एज इट एग्जिस्ट। स्कूल तक तो माँ पिता के संरक्षण में आप रहते हैं। जब बाहर आते हैं, और खासकर मिरांडा हाउस जैसे कॉलेज में या JNU जैसी यूनिवर्सिटी में, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हार्श वर्ल्ड। आसान नहीं है नेगोशिएट करना, स्पेशली इफ यू आर नॉट यूज्ड टू। फरेब की आदत नहीं है,
चमचागिरी की, चाटुकारिता की, फालतू फंड की बातें मानने की, फैशन के साथ चल पड़ने की। तो इट्स नॉट ईज़ी। और पॉलिटिकल कल्चर जो है जिसमें मैं अनायास ही मिरांडा हाउस में पहले बताया ना, डिबेटिंग सोसाइटी, फिर प्रेसिडेंट बन गई। और क्योंकि मुझे ये बुरा लगता था उस वक़्त, सबसे बुरी ये मुझे बात लगती थी, ये जो भैंजी क्लास और हैप्पी लीट इंग्लिश वाली क्लास। कायदे से मुझे अंग्रेज़ी वालियों के साथ होना चाहिए था, पर मैं कभी भी इमोशनली उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। तो उस अंडर प्रिविलेज्ड लॉट को, जिनको नकारा जाता था उनकी एग्जिस्टेंस की, और उन बेचारियों को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो बहुत ग्लैमर स्ट्रक रहती थी। तो आई एम नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड इन सम वेज, बिकॉज बहुत ज़्यादा निरंकुश हूँ ना, तो डरना सीखा नहीं। लेकिन लोग तो आपसे डरने लगे। वो तो मेरे पिता भी डरते थे, इसलिए मुझे कभी नहीं, बहुत प्यार करते थे। मेरा मतलब ये है कि ये सौभाग्य कहूँ कि दुर्भाग्य कहूँ, बट आई यूज्ड इट वेल, कि बचपन से मैंने ऐसा नहीं, आप देखेंगे अभी भी इस लड़ाई में मैंने तो किसी को घूसा नहीं मारा, मैंने तो किसी को गाली गलौच नहीं की। इतने सालों से इतनी गंदी और उससे भी गंदी गंदी गालियां सुन रही हूँ मैं 11 सालों से। ये मोदी के जो बॉट्स हैं, मोदी के जो पेड ट्रोल्स हैं, इतनी भद्दी गालियां जो मेरे कान में कभी पड़ी भी नहीं थी, हजारों की संख्या में हर हफ्ते आ रही हैं। मैं तो झेलती रही, आपने देखा कभी विक्टिम कार्ड भी नहीं खेला। और मुझे दुख ये भी है कि मैं जिस लाइन में खड़ी होती हूँ उसमें जो मुझे बहुत एडमायर भी करते हैं कि वाह मधु जी वगैरह वगैरह, उस लाइन में खड़े खुद नहीं होना चाहते, तो मैं उस लाइन में अकेले रह जाती नहीं हूँ। तो मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी के राज में मधुकेश्वर जी का उपस्थिति है, मौजूदगी, तो मोदी तो बहुत काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो मधुकेश्वर भी एक ज्वलंत देखिए, ये जो महिलाओं की ठेकेदारी सरकारें करती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, बख्शो हमें, क्योंकि इन्होंने जो बदहाली की है, जिस किस्म के कानून लाए हैं, और जिस किस्म की, एक तो हर औरत, हर स्त्री को भिखमंगा बना दिया है। तुमको 2000 3000 इतने तो हर महीने सरकार देगी, तुम्हारे शादी के लिए तो सरकार खर्चा देगी, तुम्हारे मंगलसूत्र का सरकार खर्चा देगी, मतलब हर चीज़ में भिखमंगा बना दिया है। फ्री बस ट्रिप, फ्री ट्रेन राइड्स, क्या ये कोई महिलाओं का जीवन है? अगर आप मोदी के बारे में ये सोच रही हैं, मैं तो इससे बहुत गंदा सोचती हूँ। ये तो बहुत छोटी बातें तो हैं, ये जो सारी पार्टियां करती हैं, मेरा ये तो सभी पार्टियां कर रही हैं, स्त्रियों को या जनता को एट लार्ज, किसानों को भी भिखमंगा बना दिया, जनता को भिखमंगा बना दिया, समाज को तोड़ने का काम, अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम ये फ्रीबीज और सब्सिडीज के माध्यम से। और महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, केवल एक चीज चाहिए सरकार से, जो किसी पार्टी की औकात नहीं है मोदी समेत, वो है समाज में गुंडा तंत्र हावी न हो, ये बस कर दीजिए। और दूसरा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी, पृथ्वी पर पानी तो नियामत के रूप में आया था, और भारत में तो खासकर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ नर्मदा, माँ गोमती, मतलब आप सोचे पूजनीय नदियाँ, इनका जल तो अमृत के समान था। उसमें आपने इतना प्रदूषण डाल दिया, गंदे नाले डाल दिए, हवा को प्रदूषित कर दिया। हजारों साल से जो हवा कभी इतनी प्रदूषित नहीं थी, ये सरकारीकरण जब से ये संसाधनों का हुआ, मिट्टी को पॉइजन कर दिया आपने। जो फसलें उग रही हैं, बीमार हो रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, ऐसे तो उत्पादन हो रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ, आप सिर्फ हमारे नेचुरल संसाधनों को पॉइजन करना बंद कीजिए। नंबर 2, गुंडा तत्वों को हावी मत होने दीजिए सरकार में, बाकी हट जाइए रास्ते से, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम महिलाएं अपनी नहीं, अपने पुरुष, घर के पुरुषों की भी रक्षा कर लेंगी, और वो हमारी रक्षा करने के
लिए सक्षम थे और बन जाएंगे, जो अब नपुंसक हो चुके। मधुकेश्वर की बातचीत से तो ये निकल के आ रहा है कि राजनीति गुंडों की हो गई है और गुंडई राजनीति में घुस गई है। केवल भारत में नहीं, आपने देखा अमेरिका का क्या हाल है, वहां देखा कैसे प्रेसिडेंट्स को मर्डर, कितने प्रेसिडेंट्स तो उनके मर्डर हुए हैं, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स। इट्स लाइक गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसी स्थिति है उनके उनमें आपस में, जिसको ये वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, पश्चिमी देशों से, एब्राहिमिक कल्चर से जो भी आइडियोलॉजी आई है जहरीली है, हर आइडियोलॉजी, उनकी हर प्रोडक्ट भी जहरीली है। उनके जो उत्पादन का आप देखिए ना, ये जो सारा पॉइजन किया है हवा को और सॉइल को, पानी को, ये तो केवल वेस्टर्न स्टाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ। वहाँ पे भी जो डेमोक्रेसी का बुनियादी ढांचा है वो गृह युद्ध ही करता है, समाज को काटता है, बांटता है और परिवारों तक को बांट रहा है, मोहल्लों को बांट रहा है। और हमारे देश में तो इसने विशेषकर हिंदू समाज को तहस नहस करने का विशेष ठेका लिया हुआ है। मैं बात कर रहा था भारतीय राजनीति की परिप्रेक्ष्य। हाँ, है ना, गुंडे डोमिनेट करते, इसमें क्या आपको शक है? आपने मिरांडा हाउस पे बहुत कुछ बताया, आप वहाँ के स्टूडेंट रही हैं, वाइस प्रेसिडेंट रही हैं और प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक। जेएनयू के बारे में भी आपने अभी बोला था। आपकी बातचीत से ही सवाल आता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आखिर है क्या? देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक विशिष्टता ये रही है कि वो खुलकर लेफ्टिस्ट था। इंदिरा गांधी ने जब सेटअप किया तो शायद नूरुल हसन साहब को सौंपा इसका जिम्मा। उन्होंने कोई लार लपेट नहीं की, एक लेफ्टिस्ट गढ़ के रूप में इस संस्था को स्थापित किया और चलाया उसी। तो उनकी रिक्रूटमेंट भी उसी प्रकार की होती थी और रही, अभी तक भी रही। अब वो भाजपा ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये पावर में आते हैं तो आप जानते हैं कि हर संस्था में घुसपैठ करते हैं। तो जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने भारत के समाज और इतिहास के साथ, समाज शास्त्र के साथ जो अन्याय किया वो भी अक्षम्य है और ये अनोखी विडंबना है। आप सोचिए, स्वयं सोचिए जो मैं कहने जा रही हूँ। वैसे वामपंथी अपने आप को एथियस्ट मानते हैं, वो धर्म के विरोधी मानते हैं, और मानव अधिकारों के ठेकेदार अपने को मानते हैं, है ना, महिलाओं के अधिकारों के ठेकेदार और वर्किंग क्लास के फलां के ठेकेदार हैं, सामाजिक न्याय के। लेकिन ये कैसा हुआ कि हर जगह जो लेफ्टिस्ट हैं, सिर्फ भारत में नहीं, वो इस्लाम के साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि इस्लाम का मानव अधिकारों को लेकर रिकॉर्ड इतना वाहियात है, डर लगता है सोच के भी, जो ये हालत करते हैं, चाहे ईरान हो, चाहे तालिबान हो, अफगानिस्तान का या पाकिस्तान हो, जहाँ भी आप देखिए बहुत आतंकवादी इतिहास रहा है इस्लामी आक्रांताओं के रूप में। फिर जहाँ इनकी हुकूमत हो जाती है वहाँ कोई ऑपोजिशन का स्कोप नहीं, किसी और गैर इस्लामी व्यक्ति को रहने के लिए वहाँ बराबर अधिकार मिलना तो बहुत दूर, यू हैव टू। सो ये वामपंथी क्यों है, हर जगह इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं इनके साथ मिलके। पार्टीशन के वक्त भी आप जानते हैं कि स्टालिन की थीसिस आई थी ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको स्वीकार करते हुए ये खुल के ऐलान किया था कि भारत एक देश हो ही नहीं सकता, इसके तो 17 टुकड़े होने चाहिए। नेशनैलिटीज क्वेश्चन नाम से स्टालिन की एक थीसिस थी, जो इनके धर्माधिकारी थे या जो भी थे, उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट के साथ दी। तो पार्टीशन का इन्होंने समर्थन किया, इस्लाम का करते हैं, इस्लाम में स्त्रियों को पथराव करके मारने का हक है, उनको हिजाब क्या क्या नहीं, किसमें वो काला टेंट पहना के जीना पड़ता है। हलाला जैसी संस्थाएं, पॉलीगमी के साथ साथ क्या क्या पर्वर्टेड
प्रावधान नहीं है, उसके बावजूद ये वहाँ पहुँच जाते हैं हर वक़्त, हर जगह सपोर्ट करने। तो सवाल ये है कि ये इसका मतलब, एंड देयर इज़ गुड एविडेंस नाउ, कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ हर जगह ब्रिटिश डीप स्टेट की एजेंट के रूप में प्लांट की गई। 1925 में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का जब स्थापन हुआ तो ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज की इजाद थी, और उन्होंने बाकी भी प्लेयर्स देख, आप जानते ही हैं, नेहरू को प्रेफर किया पटेल के, और बजाय प्रधानमंत्री बनवाया जबरन ही लगभग। तिलक, लोकमान्य तिलक से बहुत परहेज करते थे, गांधी को लाए महात्मा बना के। तो वो सारे हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं ये खिलाड़ी रहे हैं आपने कहा ब्रिटिश डीप स्टेट के। आपने कहा है गांधी को महात्मा बना के लाए। हाँ, महात्मा नहीं थे गांधी ना। देखिए, उनमें बहुत विशिष्टताएं भी थी, लेकिन महात्मा वाली बात तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि उन्होंने जितना हिंदू, देखिए सबसे बड़ी बात होती है किसी भी महात्मा के लिए कि वो निष्पक्ष निष्पाप बात करने की क्षमता रखे। महात्मा तभी हो सकते हैं आप। और गांधी ने जितना विषैला डिस्कोर्स हिंदुओं के लिए तैयार खड़ा किया, नपुंसक बना दिया, आत्मरक्षा की भी उनको इजाज़त नहीं दी। चाहे मोपला रिबेलियन के दौरान सारी पार्टी कांग्रेस की गांधी के आगे हाथ जोड़ रही थी कि केरल के हिंदुओं के साथ, मालाबार के हिंदुओं के साथ बहुत जघन्य अपराध और अन्याय किए हैं इस्लामियों ने, और जबरन कन्वर्जन्स ही नहीं की, जिस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अबडक्शंस हुई, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हुई और कत्लेआम हुआ, गांधी का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उन्होंने कहा वो अपने मजहब के पक्के हैं, आपको कोई हक नहीं है उनके मजहबी कार्यक्रमों में इंटरफेयर करने का। फिर आपने देखा खिलाफत मूवमेंट, बिना बात के घुस गए जहाँ तुम्हारा काम नहीं। टर्की का स्पेलिंग नहीं आता था गांधी को, कुछ पता नहीं था मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के बारे में, और इतना इस्लामीकरण बढ़ाया, मतलब इस्लाम को कट्टर रूप देने में गांधी का बहुत हाथ था। और पार्टीशन के वक्त तो इन्होंने बिल्कुल लेट डाउन किया। एक तो पार्टीशन ओवर माय डेड बॉडी कह के, पर केवल ये नहीं कि होने दिया, लेकिन मुसलमानों को वापस बुलाया। नहीं नहीं, इनको हम जाने नहीं देंगे, इनको यहीं रखेंगे। वहाँ कत्लेआम हो रहा है, यहाँ कह रहे हैं मैं अपने गले से लगाकर इनको रखूंगा, स्पेशल राइट्स दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल अधिकार देंगे, धर्मांतरण करने का अधिकार फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत इनको मिलेगा। क्या अन्याय नेहरू और गांधी ने मिलकर बेड़ा गर्क किया हिंदुओं का, तो कोई महाआत्मा तो नहीं कर सकते। हालांकि गांधी की 2-3 बातें मुझे, जब मैं गांधीयन थी, गांधीयन नहीं थी, गांधी के विचारों से प्रभावित थी बहुत दशकों तक, वो सत्य और अहिंसा जो मैंने अपने जीवन में बहुत सीरियसली लिए। पर अब अहिंसा की मैं गांधी की किस्म की नहीं हूँ। अब मैं गीता का जो है ना अहिंसा और हिंसा पाठ वो पढ़ती हूँ। सत्य बिल्कुल उसके मामले में मैं नहीं जरा भी कॉम्प्रोमाइज़ करती। लेकिन जो गांधी ने अहिंसा का मतलब ये बताया कि वो मारे, आपके घर की बेटी ले जाए, आप दूसरी भी ऑफर कर दो, ये है गांधी का। बिल्कुल जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। कोई आप आए तो आप हाथ भींच लो और आप होने दो अपने साथ। मतलब कैसी कैसी दुर्गंध आने वाली बातें करके गए हिंदू महिलाओं के लिए और हिंदू समाज के लिए और हिंदू धर्म का खात्मा करने के लिए। जब गांधी पे खुल के बात हो रही है और आपकी नजर में वो महात्मा नहीं थे, गांधी थे, बहुत बातें विशिष्ट थी, लेकिन महात्मा नहीं थे। और अंग्रेजों ने ये टाइटल उन्हें दिलवाया। देयर इज एन ऑफिशियल सर्कुलर जिसकी मैं आपको कॉपी दे दूंगी, जहां वो लिखा गया है कि henceforth we will all refer to M.K. गांधी एज महात्मा गांधी। वो ऑफिशियल सर्कुलर है। महात्मा अंग्रेजों ने बनाया था। अब भारत को आजाद हुए भी कई दशक गुजर चुके हैं, वो महात्मा ही हैं और भारत की मुद्रा पे अभी भी उनकी तस्वीर छप रही है। मूर्खता है ना, अब क्या करें।
हाँ, मलेशिया या इंडोनेशिया गणेश जी की अ, स्वरूप छापती है अपने नोटों पे। हम टीचर गांधी उनको इकोनॉमी के बारे में क्या मालूम था, है ना? अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए या तो माँ लक्ष्मी की होती वहाँ पे, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता या गणेश जी का होता। इनका क्या लेन देन था? तो क्या गांधी जबरिया नोट पे घुसे हुए हैं अभी भी? मूर्खता से। ये धिम्मीवाद है, हिंदुओं को धिम्मी बनाने के लिए, गुलामगिरी सिखाने के लिए। मतलब बेतुका है, एक तो बेतुका है नोट पे। कोई सिंबल ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थव्यवस्था से कोई ऑस्पिशियस नाता हो। वैसे जो कागजी नोट होते हैं ना, ये बहुत बड़ा फरेब है दुनिया की जनता के साथ। हमारे सोने के, चांदी के, कॉपर के सिक्के मतलब होते इस पे छपने वाले गांधी जो नोट पे हैं वो भी फरेब है। मैं कह रही हूँ बहुत मूर्खता है गांधी को नोटों पे छापना। पर उससे भी बड़ी बात कह रही हूँ, ये जो नोटों की आर्थिक व्यवस्था है, ये बहुत बड़ा ग्लोबल षड्यंत्र है। देखिए, इस पे बोलूं कि रहन दूं इस बात को? बोलो। अच्छा, क्यों कह रही हूं मैं ये? जब से ये पश्चिमी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था हावी नहीं की, तो पहले क्या होता था, जैसे ब्रिटेन का भी पाउंड स्टर्लिंग होता था, सिक्का गोल्ड का होता था, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता था। हमारे देश में हजारों साल पुरानी भी जो करेंसी होती थी, सिक्के होते थे, आज भी जो मिलते हैं, तो कॉपर के, चांदी के, सोने के, प्रेशियस मेटल्स के होते थे। और अगर वो सिक्का आपके पास है तो आप कभी भी उसको किसी भी रूप में इनकैश कर सकते हैं। यू हैव रियल वेल्थ इन योर हैंड्स। अब आपके हाथ में नोट थमा दिया, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। ये पानी में भीगा तो गया, पर वैसे भी कागज का एक टुकड़ा ही है। जैसे मोदी ने नोटबंदी कर दी, अब मेरे पास भले ही 1 करोड़ या 1 लाख के नोट पड़े हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अगर मेरे पास 1 लाख के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के होते तो मोदी की क्या बिसात। उसको नहीं वो डिवैल्यू कर सकता था, उसको नहीं वो डिमोनेटाइज कर सकता था। और उसके बाद और भी भद्दी बात, क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी, एक कार्ड थमा दिया, पैसे तुम बैंक में रखो, आप मतलब सब नोशनल है, हवाई चीजें हैं ये, रियल वेल्थ मेरे पास है ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा का ये नारा है। मोदी है तो भारत का पतन और क्या बोलेंगे, डीजेनरेशन सिर्फ मुमकिन नहीं, निश्चित है। ये हमारे गले का ऐसा पत्थर बन गया है कि हमें डुबो के, अच्छा पानी में भी नहीं, ये नहीं कि किसी नदी में डुबोएगा या किसी सागर में डुबोएगा, ये गंदी नाली में डुबोएगा। तो मोदी है तो निश्चित है हमारा गड्ढे में गिरना, और वो भी गंदे पानी का गड्ढा। मोदी जी की हुकूमत जब से 2014 से सत्ता में आई है, केंद्र में बीजेपी, वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बहुत सारी चीजें बदली गई हैं देश में। और नारा दिया है बीजेपी ने, मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या ऐसे में मुमकिन है ना, इस्लाम परस्ती मुमकिन है इस किस्म की कि हिंदुओं का सरतन से जुदा होगा और पुलिस केस भी नहीं रजिस्टर करेगी। ये भी मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है हमारे घर की बेटियां उठाई जाएंगी और पुलिस हमारी मदद करने की बजाय हमें डराने आ जाएगी। ये भी मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि करोड़ों बांग्लादेशी पहले से जो घुसपैठ कर चुके थे, और आप हमें गलत गुमराह किए कि आप इन सबको निकालेंगे क्योंकि ये डेमोग्राफिक इन्वेजन के रूप भेजे गए थे या रोहिंग्या भेजे गए थे कि आप इनको बाहर निकालेंगे। इन्होंने और सिर्फ और आने ही नहीं दिए, उनको कश्मीर नहीं जम्मू तक सेटल कराया। यही नहीं, उनको घर, मकान, फ्री एजुकेशन, फ्री दिस, फ्री दैट। और पाकिस्तान के जो हिंदू रेफ्यूजी हैं आज भी दर दर भटक रहे हैं और ऐसी बदहाली में जी रहे हैं, उनकी स्लम्स जाके देखिए, आपको शर्म होगी, आएगी एक भारतीय होने पर। और मोदी के मुंह पे क्या बताऊं, कालिक पोतने को मन करेगा। कुछ और कहने वाली थी, कालिक तो पोत ही दूं मैं अपने हाथ से, वैसे मेरा मन
तो मेरा बहुत और मेरा कुछ है। सवाल ये था कि मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी का नारा हाँ है, हाँ, सर्वनाश तो मुमकिन है, तो ऐसे में निश्चित है। तो ऐसे में जब भी सत्ता में कोई दल आता है, जैसे मोदी जी की बीजेपी अभी है, तो सरकार के पास, मशीनरी के पास सरकारी सब ताकत होती है। वो नोट पे से गांधी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। काहे को, उस नोट की कोई औकात ही नहीं है। मोदी अपनी छाप दे तब भी क्या फर्क पड़ता है। डीवैल्यूएशन इतना हो गया है, रद्दी के भाव बिकेंगे हमारे नोट। मोदी चलता रहा ना, और आरएसएस भाजपा चलती रही, तो जैसे आप अखबार बेचते हैं ना 10-15 रुपए किलो, तो ऐसे ही आपके नोट भी बिकेंगे। आपने एक किताब लिखी, गांधी एंड वुमेन। हाँ जी, बहुत पुरानी। क्या मन में था उसको लिखते पे, और उसका एक मतलब 2 लाइन 3 लाइन में सुनना चाहता हूँ कि मन में क्या था और क्या दे दिया आपने उसमें। देखिए, उस वक्त मैंने वो 2 लाइन में नहीं कोई सवाल होता, आप चलिए, 4 लाइन के तो आपका चलो सवाल है, चलो मैं जवाब 2 लाइन 10-20 में। लाइन बोलो, आप बोलो। चलिए, देखिए, जब वो मैंने किताब लिखी, वो मेरा एमए हिस्ट्री जेएनयू में टर्म पेपर था। तो गांधी उस वक्त फैशनेबल नहीं थे लेफ्टिस्ट के बीच में, बिल्कुल भी। और गांधी फैशनेबल कब बने, क्योंकि मैंने तो, मेरी आंखें देखी हुई है ना सारी, बहुत सी बातें। गांधी लेफ्टिस्ट के हीरो तब बने जब राम मंदिर आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा। और मैं आपको ठोस उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता दूंगी, आप ढूंढ सकते हैं। तो जब ये चरम सीमा पर पहुंचा था, तो तब सीपीएम की पार्टी कांग्रेस हुई थी। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस पे मैंने तब भी लेख लिखा था। उस वक्त सीपीएम ने अपनी पार्टी कांग्रेस में ये रेजोल्यूशन पास किया था सर्वमत से कि ये जो सारा आंदोलन चल रहा है, राम मंदिर, हिंदुओं को एकजुट करने का, एकत्र करने का, हालांकि बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं था, वो तो सिर्फ पिगी बैंक राइड कर, वो बाद में बात करेंगे। बीजेपी तो धोखे के लिए आई थी राम मंदिर आंदोलन में। खैर, पर हिंदू जागृत हो रहा था राम मंदिर को लेकर। और आपको पता है, जो कर सेवक वगैरह जिन पे गोलियां चलवाई, जिस व्यक्ति ने, मिश्रा जी ने, जब वो चीफ ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा, उसको मोदी जी ने तो बना दिया ना राम मंदिर का करता धरता, है ना, उसी को बनाया। देखिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी मंशा क्या है। अब उस वक़्त सीपीएम की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि इस हिंदू वेव का मुकाबला हम कर सकते हैं तो केवल भक्ति मूवमेंट को उठाकर, उसमें कबीर ले आओ, उसमें वो सब जो सनातन धर्म के थोड़े डिसेंटिंग वॉइसेस हो सकते हैं, और इस्लामी काल के, पहले के नहीं। और साथ में गांधी, हमें गांधी को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो एज ए स्टूडेंट मेरा जेएनयू में तो किताब जो हमें बताई जाती थी ईएमएस नमूद्रीपाद की, महात्मा एंड द इज्म, तो बहुत क्रिटिकल है। वो तो सीपीएम के सर्वोच्च नेता थे, और लेफ्टिस्ट हमेशा गांधी को लैकी ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, रनिंग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, हालांकि खुद भी थे वो, इतना था ये तो वाकई थे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के, उसी का प्लांट थे दोनों ही। असल में गांधी जी भी ब्रिटिश प्लांट थे, और लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का तो बिल्कुल 1925 में अंग्रेजों ने ही गठन कराया। तो मैं वापस आती हूँ उस कहानी पर, इस पर और बात कर लेंगे बाद में। तो तब इन्होंने कहा कि हम गांधी और भक्ति मूवमेंट का इस्तेमाल करेंगे हिंदू जागरण जो है, ये जो हो रहा है राम मंदिर को लेकर, इसको क्रश करने के लिए। तो मैंने तब आर्टिकल लिखा था, प्रीतिश नंदी कोई अखबार चलाते थे, उन्होंने कुछ देर के लिए शुरू किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वीकली था, याद नहीं। तो उसमें मेरा छपा था आर्टिकल, शायद मेरी क्लिपिंग्स में मिल भी जाए, कि भक्ति को आप समझ ही नहीं रहे। भक्ति ईश्वर और परमात्मा के बीच, आत्मा और परमात्मा के बीच रिश्ता कायम करने को भक्ति कहते हैं। ये पॉलिटिकल डंडे के रूप में इस्तेमाल करने को भक्ति नहीं कहते। तो आपके पास इसका मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई है ही नहीं ऐसी कारगर जो आप हिंदू उत्थान का सामना कर सको।
तो मैं भाजपा ही नहीं थी, मैं तो राम मंदिर के मूवमेंट के साथ भी नहीं जुड़ी थी, और समझ नहीं आता था कौन किस किस्म के हिंदू उसको चला रहे हैं उस वक़्त। बाद में स्पष्ट होता गया कि उसमें कितने भाजपा और आरएसएस ने कितने गलत तत्व डाले और उसको डिरेल किया। पर वो बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि लेफ्ट ने गांधी को अपनाया जब हिंदुओं को परास्त करने के लिए, ये उनकी रेजोल्यूशन में है, हिंदुत्व को परास्त करने के लिए। तो ये जो गांधीवाद बाद में चला लेफ्टिस्ट का, उस वक्त जब मैंने ये पेपर लिखा एज ए स्टूडेंट ऑफ JNU, वो लेट 70s की बात है, उस वक्त कोई लेफ्टिस्ट गांधी को नहीं मानते थे। और वो पेपर को एक्सपैंड करके मैंने फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छापा, शायद 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में छपा होगा। फिर उसको क्योंकि बहुत डिमांड थी उसकी, तो एक पुस्तिका के रूप में मैंने प्रिंट भी किया मानुषी प्रकाशन। अब उस वक्त आप मानेंगे नहीं, जब EPW में छपा तो ये सारी लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट ने वो मेरे पे अटैक किया, दे वर ऑल अगेंस्ट हिम। और उन बातों पर आज भी मैं गांधी को सम्मान देती हूँ कि फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी ने स्त्रियों के लिए सम्मानजनक परिस्थिति बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्हीं गांधी के बारे में भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मचर्य का हाँ, वो भी मैंने अपने को लिखा, करने के लिए, वो भी मैंने लिखा, और उसके ऊपर मैंने इंटरप्रिटेशन उस वक्त जो दी, आप पढ़ सकते हैं। तो वो सही है कि गांधी की जो पर्सनल लाइफ थी बहुत अनकंट्रोल्ड थी, बेचारे से संभल नहीं पा रहा था अपनी। और जो ब्रह्मचार्य का भी गांधी ने एक्सपेरिमेंट्स किए, वो तो खुद ही कह रहे थे ना कि क्योंकि मैं, अच्छा, गांधी को विचार कहाँ से आया कि ब्रह्मचार्य से कुछ विशेष मुझे शक्ति प्राप्त होगी। ये मैंने लिखा है उस किताब में, हमारे जो जितने भी ऋषि मुनि हैं ना, तपस्या में जब बैठते थे तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा तो देवता घबरा गए कि ये तो हमसे ज़्यादा शक्तिमान हो जाएगा, तो किसी न किसी अप्सरा को भेजा जाता था उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी तपस्या भंग करने के लिए। ये तो आप जानते ही हैं ना, मेनका को भेजा गया और वगैरह वगैरह, कितने तो गांधी ऋषि भी मुनि तपस्वी ऋषि मुनि थे। गांधी को ये गलत फहमी थी कि अगर मैं अपनी अर्ज को कंट्रोल कर पाऊं सही में, तो शायद तो पूरा ब्रह्मांड मेरी बात सुनेगा और जो मैं चाहता हूं करवाने में मदद करेगा। ये गलत फहमी थी, क्योंकि वो कभी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये भी, इस पे भी बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई हैं, मेरे द्वारा नहीं, मैंने तो सिर्फ मेंशन ही किया है, जहाँ गांधी के लाइफ पर और स्पेशली रिलेशंस पर काफ़ी एविडेंस के साथ चर्चा की गई है, विदेशी स्कॉलर्स ने भी, और यहाँ पे भी कुछ उसके आपको मिल जाएंगे स्कॉलरली पेपर्स। आप और गांधी कभी, और इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, छुट्टी कर ली, लेकिन बाकी बेचारे नहीं कर पाए ना। और मैंने अभी जो मोदी पे ट्वीट लिखा था ना, उसमें भी ये मैंने कहा था कि हम बिल्कुल परवाह नहीं करते ये देखने की कि इस व्यक्ति की जो पब्लिक लाइफ में आया उसकी कैसी है, इज इट अंडर कंट्रोल, इज इट अंडर डिसिप्लिन। क्योंकि मेरा मानना है जो व्यक्ति लाइफ को अनुशासनबद्ध कर लेता है वो बाकी चीज़ों पर आसानी से फिसलता नहीं है। क्योंकि वो सब लोग जो बड़े बड़े तपस्वी भी या और भी लोग बड़े ईमानदार हैं, पर कोई अप्सरा आ गई, कोई किसी ने हनी ट्रैप किया तो फिसल जाते हैं लोग। आपके मुताबिक गांधी जी जहां बात की आती थी वहां फिसल जाते थे? नहीं, फिसल तो कोई फिसल नहीं, ही वाज नॉट एबल टू हैंडल हिज अर्जेस। हाँ, मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ, आप फिसल तब होता है जब कोई आपको ट्रैप कर रहा है। चलिए, नेहरू जी के बारे में क्या सोचती हैं? अगर गांधी के बारे में आपके इतने खुले विचार हैं तो, और गांधी और नेहरू में कौन आपको बेहतर लगा और क्यों? नेहरू तो कभी पसंद नहीं थे। देखिए, गांधी के प्रति मेरा आकर्षण इसलिए भी था, देसी सोच तो थी,
और हिंदी में, गुजराती में अच्छी बात करते और थे नेहरू? लोगों के साथ। वो तो अंग्रेजी में सोचते थे, हिंदी में भाषण देते थे। और वो भी काम चलाओ हिंदी उर्दू मिक्स करके। तो नेहरू खुद को भी कहते थे, आई एम द लास्ट इंग्लिशमैन टू हैव रूल्ड इंडिया। ये तो उनका कहा कथन है ना। वो अपने को इस बात पे उनको बहुत फख्र था दैट ही इज मोर ब्रिटिश देन द ब्रिटिश। और उनका रिश्ता भारत के लोगों के साथ भी वही रहा कि जो सिविलाइजिंग मिशन अंग्रेज इनकम्प्लीट करके गए हैं, वो आए थे, हमें नेहरू ने तो आत्मसात कर लिया जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में सिखाया जाता था कि अंग्रेज यहाँ पे आए थे, ये भारत तो अनसिविलाइज था, इसको सभ्यता देने, सभ्यता सिखाने। तो नेहरू ने वो आत्मसात कर लिया था। नेहरू और के क्या कहते हैं? सबको पता है। चलो एक बात है, खुलेआम करते थे। और क्योंकि उनका पति भी जो वो तो उसके तो बड़े किस्से, उसके परवर्टेड। तो उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, तुम और मैं मतलब आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा तो रही हनी थी, ट्रैप हुए ना नेहरू तो खुशी से। तो ऐसे नहीं उसको अपनी सारा काम अपनी मर्जी का करवाया नेहरू। मुझे लगता है के जो डिसीजंस होते थे उनको पढ़ते भी नहीं थे, साइन कर देते थे, इतने नशे में थे। पर काश केवल एक, मतलब उन्होंने भी कई रिश्ते रखे पर खुलेआम रखते थे। हमारे मोदी जी ना सब पर्दे के पीछे, ये अपने को गांधी की भी ये अच्छी बात है, खुलेआम जो भी था उनका खुलेआम था। अपने रिलेशंस के बारे में उन्होंने खुलेआम कहा या ना हो, पर जैसे बारे में कहते हैं, द मोमेंट आई सॉ हिम इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। मतलब ऐसे कौन शब्द इस्तेमाल करता है किसी के लिए, पॉलिटिकल नेता, लव एट फर्स्ट साइट। यू कुड से आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, आई वाज ऑस्ट्रक, लव एट फर्स्ट साइट। और रहा वो उनके ऊपर थूकते भी थे तो गांधी बड़ी खुशी से, सहर्षता से स्वीकार कर लेते थे। ने कहा ना कि सबसे घटिया मुसलमान भी बेहतर है गांधी जैसे महात्मा नामक हिंदू से भी। ये तो उनका कथन है खुला, और खूब इस्तेमाल किया उन्होंने गांधी का। और गांधी ने खुद को होने दिया इस्तेमाल, सारी कांग्रेस पार्टी के विरोध में जाकर भी। तो गांधी जी की भी ना जो पर्सनल इमोशनल सेट कंट्रोल में नहीं थी। तो आ गई ना बात, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि जहां बात थी वहां पे गांधी कमजोर हो गए। मैं तो कह रही हूँ वो संभाल ही नहीं पाए अपनी को। उनको ना देखो, नेहरू या ऐसे कुछ लोग हनी ट्रैप भी होते हैं, यानी उनको मोहने के लिए स्त्रियां आती हैं। अब गांधी ऐसे तो थे नहीं जिसके लिए लोटपोट होती स्त्रियां अट्रैक्ट होके आए, वो भक्ति भाव से आती थी। अब जैसे बारे में भी शायद उन्होंने कहा था के बारे में, शी इज माई स्पिरिचुअल वाइफ। किसने कहा? गांधी ने, उनके खतों में है, मेरी किताब में कोटेड भी है। और वो उस किस्म की क्लोजनेस चाहते थे, लेकिन खुलेआम तो नहीं कर सकते थे। गांधी के पास जितनी महिलाएं आई वो भक्ति भाव से आई, लेकिन गांधी उनके प्रति अपना आकर्षण कंट्रोल नहीं ही कर पाते थे। आप जब इतना ज्यादा गांधी नेहरू और सब में घुसे हुए हैं तो एक सवाल तो मुझे करना बनता और आ रहा मेरे जहन में आपकी बातचीत से, गांधी सिर्फ किसी स्त्री को छू के संतुष्ट हो जाते थे या उसके साथ आते थे? ये भी फिर आप बता सकती हैं, दोनों में फर्क है। देखिए उनका जो एक्सपेरिमेंट था कि वो अच्छा, पुरुषों के साथ तो उनके संबंध थे ऐसा कहा गया है बहुत स्कॉलर्स ने, नेहरू समेत कहा गया है। ये इस पे किताबें हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा, मैंने एक ट्वीट में लिख दिया था उसके एवज अमित मालविया ने बैंगलोर की केस में कोर्ट में मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी किया हुआ है। किस मुद्दे पे? गांधी को बदनाम किया, 2-3 ऐसे ही एवं से बंदों से मेरे आगे मेरे लिए मेरे खिलाफ मानहानि मतलब
फादर ऑफ नेशन को डिफेम किया है। नहीं तो वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा के सोशल मीडिया हैंडलर हैं। अरे वो गांधी की सब विकृतियों के तो इतने कायल हैं मोदी जी भी और भाजपा भी, विकृतियों के, गांधी की अच्छी बातों के नहीं, गांधी की विकृतियों के। और मोदी तो पूरी तरह से गांधी मार्क टू, वो तो मेरी किताब मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया यही सिद्ध करती है कि लोग इन्हें कहते हैं इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, ये है वो है, लेकिन ये तो इस्लाम परस्त इतने हैं जितना शायद जिन्ना भी नहीं होगा। मधु जी। किशोर जी जिन्ना पे बात करेंगे, बहुत अच्छा आपने टॉपिक दिया, खुद दिया नहीं है नहीं, आपने। आप अपने निपटा लिया जो पुराना। लेकिन मधु जी मुझे ये गांधी जानना, का जो मैंने बताया ना, स्त्रियों के लिए अच्छा रोल था कि फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने एक इज्जतदार जगह मास पार्टिसिपेशन के लिए महिलाओं को दी। जब भारत का दिल और काट साथ के, में एक और सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्यों मैं गांधी के प्रति आकर्षित थी, जो आज भी मैं मानती हूँ, जो गांधी का एम्फेसिस था अंतिम जन पर और गांव पर। भारत की आत्मा हमारे गांव में बसती है, खेती में बसती है, और जब तक हमारा ग्राम उद्धार नहीं होगा और अंतिम जन की सेवा हम नहीं करेंगे और उसको अपने बराबर खड़ा नहीं करेंगे तो भारत आज़ाद कहलाने लायक नहीं है। ये बात मुझे गांधी की अच्छी लगी और सारा जीवन मैंने अंतिम जन के प्रति काम करने का प्रयास किया। गांधी जी अपनी पूरी तमाम उम्र जितनी थी चले गए इस कोशिश में कि भारत का गांव, भारत का किसान, भारत के खेत खलिहान और भारत का सबसे अंतिम जना वो आगे आए। लेकिन भारत के संविधान को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर दिया गया, उसमें तो इन सबको पीछे कर दिया गया है। कहाँ नजर आ रहा है आज भारत, गांधी का भारत? उस वक्त भी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, अडॉप्ट हो रहा था, तो बहुत जो प्रबुद्ध नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने ये सब सवाल उठाए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे एक परिकल्पना गांधी की थी ग्राम स्वराज की, और ग्राम स्वराज सरकारी वाला नहीं, और पंचायती सिस्टम, जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि इंडिया वाज अ लैंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिक्स। ये बहुत पते की बात, एक आधी बात मार्क्स की सही है और ये उसमें सही है, बाकी सब बकवास और है। इसी को हिंदुस्तानियों ने कुचल दिया, गायब कर दिया। और सेल्फ गवर्निंग विलेज रिपब्लिक्स का मतलब है कि पूरी तरह से स्वायत्त रूप से गांव चलता था। और जो पंचायत है, कहते हैं ना पंचायत राम की आवाज या ईश्वर की आवाज पंचों के मुंह से निकलती है, यानी निष्पक्ष ढंग से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इंटरनल अरेंजमेंट्स, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए इंटरनल अरेंजमेंट, जैसे धर्मपाल जी के निरीक्षण में जो किताब लिखी गई है चिंगलपेट की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पे, बहुत सुंदर तरह से बताती है कि कैसे गांव के किसान। एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, ये पारंपरिक कथन है कि 64 या 32 कलाओं से एक गांव का गठन होता है। एक गांव तभी परिपूर्ण है, सेल्फ गवर्निंग हो सकता है उसकी इकोनॉमी और उसकी मैनेजमेंट, यदि उसमें वो सब कलाएं हैं जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। वीवर है, लोहार है, कुम्हार है। कुम्हार का मतलब ये नहीं घड़े बनाने वाला, ये हाइड्रोलिक इंजीनियर्स होते थे, तालाब बनाते थे, डैम्स बनाते थे। जो ये समाज कुम्हार आज हमने कह दिया प्रजापति समाज बोलते हैं। तो स्थपति है, यानी आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट्स हैं, और तरह तरह के उसमें गुरुकुल भी शामिल है, वैद्य भी शामिल है, गांव की सिक्योरिटी सिस्टम भी शामिल है जो सेल्फ मैनेज्ड होता था। और किसान कितना संपन्न रहा होगा भारत का, जो एक गांव में 32 कलाओं को या 64 कलाओं को एम्ब्रेस करके रखता था, सपोर्ट करने की इच्छा। आज आपके गांव में अनएम्प्लॉयबल लुम्पन्स रह जाते हैं, कोई गांव में रहना नहीं चाहता, खेती खत्म कर दी हमारे सरकारी तंत्र ने और सारी कलाओं को खत्म कर दिया। गांधी का बड़ा बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारे जो पारंपरिक हस्तकलाएं हैं, वीविंग है, कैसे
इन्वेंट कराई कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के माध्यम से। तो इन्होंने तो तबाह कर दिया पोस्ट 1947, नेहरू से लेकर बाकी सब। अगर लाल बहादुर शास्त्री बचे रहते तो शायद ही वॉज सीरियस, जय किसान जय जवान, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी से बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन को सौंप दी खेती, और वो हाइब्रिड और वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जहरीली खेती ले आए, उनको भारत रत्न भी दे दिया। उन्होंने तो तबाही मचाई ऐसी। भारत की जो कृषि परंपरा है उसको तबाही करने का काम स्वामीनाथन ने किया, और शास्त्री जी भोलेपन में इनको बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझ बैठे, एग्रो साइंटिस्ट। तो मैं मानती हूँ कृषि का सरकारीकरण हो या शिक्षा का सरकारीकरण हो या किसी भी चीज़ का, हेल्थ का, तबाही तबाही है। जब तक खेती किसान संभालता था अपनी पारंपरिक ज्ञान से, तो हमारी खेती का मुकाबला कोई दुनिया में नहीं कर पाता था। जब तक शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से चलती थी, यानी क्यूरिकुलम जो है गुरु तय करता है अपने कुल में, मधुकिशोर जी, तो तब हम विश्व गुरु थे। सरकारीकरण हुआ शिक्षा का, विश्व कुली बनने लायक भी नहीं है। मोदी जी भी बेचारे विश्व कुली ही बनकर ग्लोबलिस्ट माफिया के इधर उधर लौटते फिर रहे हैं। मधुकिशोर जी, एक सवाल बहुत अहम है। बात जब चल रही है गांधी और नेहरू की, भारत की आज़ादी और गुलाम भारत की और ब्रिटिश हुकूमत की, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस बातचीत में नहीं छोड़ सकते। मत छोड़ो। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत मायने में नेहरू से बहुत कद्दावर थे, कोई दो राय नहीं। और सही में उन्होंने किसानों को, गुजरात के किसानों को जिस तरह ऑर्गेनाइज किया वगैरह वगैरह, देश की मिट्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन गांधी के आगे नतमस्तक हो जाते थे, नेहरू के आगे नतमस्तक हो जाते थे। तो उनको जो कहते हैं ना लौह पुरुष, क्या लौह रहा जो नेहरू के आगे नतमस्तक होके उसको सौंप दी। और गांधी ने कहा तुम विड्रॉ कर लो, कोई बात नहीं, सारा कांग्रेस का वोट तुम्हारे फेवर में है एज हेड ऑफ कांग्रेस, और प्रधानमंत्री तुम्हें को लोग देखना चाहते हैं। वो मान गए, एक स्लिप भेज दी गांधी ने कि तुम विड्रॉ कर लो, कर लिया। तो लौह पुरुष तो नहीं थे। लेकिन एक और जो बात मैं मानती हूँ उन्होंने ठीक नहीं किया, लोग सोचते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स का विलय किया भारत के अंदर, वो बहुत जैसे बहुत बड़ा काम था ना। काश हमारे पारंपरिक जो चली आ रही थी परंपरा, जैसे आप जानते हैं त्रिवेंद्रम के जो महाराजा हैं, तब तो क्या बोलते थे, रियासतें जो थी, नहीं रियासतें। देखिए, एक तो उत्तर भारत में थी ना, जैसे पटियाला, कपूरथला, ये ना थोड़े अयाशी हो गए थे मुगलों के स्टाइल में, उस किस्म से इन्होंने अपनी जिंदगी ढाल ली थी। लेकिन दक्षिण भारत के विशेषकर, और शायद गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी, जैसे कोल्हापुर है, बड़ौदा के महाराजा, मैसूर के महाराजा, त्रिवेंद्रम की जो रॉयल फैमिली, जो केरला की रॉयल फैमिली रही है, ऐसे जो कितने सारे, ये बहुत सही में पारंपरिक ढंग से जिम्मेदारी निभाते थे। और उसका प्रूफ ये है कि शिक्षा में ये स्टेट्स हमेशा बेहतर रही, क्योंकि उनकी जो रॉयल्टी थी उसने बहुत इन्वेस्ट किया शिक्षा के। इनको तबाह करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था? बताती हूँ ना। अभी देखिए, जो मंदिर जिसपे आप, केरला का जो फेमस मंदिर है जिसपे इनकी नज़र है, अरबों रुपए की वहाँ पे धन संपत्ति, गहने, हीरे जवाहरात ऐसे हैं जो दुनिया ने में कभी देखे भी ना हो। सैकड़ों या हजारों वर्षों से उन्होंने छुआ भी नहीं, बंद है। जैसे ही भारत सरकार की नजर पड़ती है, ये तो चोरी करने के लिए उत्सुक हैं, बिल बिला रहे हैं, और मोदी जी उस ब्रिगेड में सबसे आगे हैं, है ना। मंदिर का माल कैसे मोदी हजम करेंगे? अब कोशिश नहीं कर रहे, खुलवाया, भगवान काउंट करने के नाम पर भगवान राम मंदिर की कर नहीं चुके हैं। छोड़ो, इनकी बात मत करो, बहुत घटिया इंसान है। पर जो मेन बात है, सरदार पटेल ने, अगर ये पूरी तरह से विलय ना हुए होते तो
एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, पारंपरिक ज्ञान के लिहाज से, आर्ट और कल्चर के प्रमोशन के लिहाज से ये स्टेट्स हमारे लिए एक एक रास्ता दिखाती। मुझे आज भी अगर चॉइस होती कि मैसूर स्टेट के जो महाराजा का हक की हुकूमत में जाके रहना है कि ये तथाकथित डेमोक्रेसी में, मैं बिल्कुल मैसूर स्टेट में चले जाती, त्रिवेंद्रम चले जाती। उस महाराजा के वंशज जो चला रहे थे उनको भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि इनके ना सभी जो अगली पीढ़ियां हैं उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को देखा कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, अपने बच्चों को हार्वर्ड कोलंबिया भेज दिया। वो जब आए, जैसे जो हाल किया है हमारे बगल में सिक्किम का, है ना, अच्छा खुशहाल शांत प्रिय मुल्क था और लोग अपने महाराजा से प्रेम करते थे, नहीं चाहते थे उनको डेमोक्रेसी इन मिले। रियासतों को और कमजोर, लेकिन उनके जो प्रिंस हार्वर्ड भेज दिया उनके पिता ने पढ़ने की, तुम जरा स्मार्ट बन के आओ, हाँ, तो रियासतों तुरंत को, डेमोक्रेसी ले आए। अब गुंडा तंत्र वहां भी शुरू हो जाएगा। तो रियासतों को कमजोर करने का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आइडिया कहाँ से घुसा दिया? ये अंग्रेजों का था, नेहरू का था। सी दे डिडंट वांट कि ये जो लॉ है ना, लॉ के रूप में भी छोटा सा दिया भी जलता रहे कि राजा का, जैसे आज भी लोग राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य क्या, द किंग इज अ ट्रस्ट। अच्छा, ये गांधी समझते थे और ये बात में उनकी सहमत और पहचान अच्छी थी कि रूलर हैज टू बी लाइक अ ट्रस्टी। जो आपके पास वेल्थ आती है टैक्स के तौर पर भी, वो आपकी अय्याशी के लिए नहीं है। ये बिल्कुल इब्राहिमिक सोच है, इस्लामिक और क्रिश्चियन वर्ल्ड की सोच है कि आपने टैक्स लिया और अय्याशी करी। हमारे यहाँ था यू आर अ ट्रस्टी ऑफ दैट वेल्थ। वो वेल्थ का इस्तेमाल आपने केवल जनता की भलाई के लिए करना है। और इसीलिए सुन लीजिए एक आखिरी सेंटेंस, इस्लामी जो किले और महल बने इस्लाम के आने के बाद, वो अय्याशी से भरे हुए। जो हमारे ट्रेडिशनल राजाओं के महल रहे वो अय्याशी के अड्डे नहीं थे। आप देखेंगे वहाँ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जगह होगी, और बहुत से अच्छे काम, जैसे कभी भी इस्लामियों ने ऐसे तालाब, जैसे कितने खूबसूरत रानी, गुजरात में रानी की वाव जो है, यू नो इट्स अ मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर एंड ब्यूटी। पानी संजो के रखने के लिए भी आप कलाकृतियों को इतना महत्व देते हैं, उसको सेक्रेड स्पॉट्स बनाते हैं। कभी किसी इस्लामी राजा ने ऐसा कुछ किया पानी के लिए? ना, उनके जहन में आता ही नहीं है जनता के लिए कोई काम करना। उन्होंने क्या बनाए? मकबरे बनाए और क्या बोलते हैं, मकबरे और इनके इस्लामी एजुकेशन सेंटर को क्या बोलते हैं, मदरसे, मकबरे, और अपने लिए महल। मधु जी, एक सवाल कर रहा हूं, उसके आसपास ही आप छोटा छोटा जवाब दे दीजिएगा। गांधी वो खेल गए दूसरे के हाथ में या अपनी कमजोरियों के हाथ? नेहरू वो खेल गए हाथ नहीं, अपनी या अंग्रेजों के हाथ? एम्बिशन के या हाथ, ठीक है, अपनी विकृत शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो कमजोर हो गए। ये तीन रीढ़ की हड्डियां मानी जाती हैं आज की जनरेशन जो पढ़ रही है इतिहास। लाल बहादुर शास्त्री तभी जी, तो आज की जनरेशन की रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। मैं वही, और लाल बहादुर शास्त्री जी रंगनाथन के चक्कर में धोखा खा गए थोड़ा सा। सवाल ये है कि फिर भारत आजाद कैसे हुआ और भारत बटा कैसे? आजाद ट्रांसफर ऑफ पावर हुई। देखिए, अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि अब निकलना यहाँ से, इट्स टू एक्सपेंसिव टू रूल इंडिया, क्योंकि हजारों मील दूर से यहाँ पे हुकूमत करना, आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है, आए दिन बगावत होती थी। और उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया भारत को छोड़ने के साथ साथ। और देखिए, ब्रिटिश और अमेरिकन इम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश ने पहले ये इजाद किया, अमेरिका ने उसको और परफेक्ट किया कि डायरेक्ट जाके रूल करने की कोशिश मत करो। अब जैसे ईरान पर ब्रिटिश डीप स्टेट ने
जब से ऑयल की वहाँ खोज हुई या मिडिल ईस्ट में, वहाँ से कौन पूछता था मिडिल ईस्ट को उससे पहले? ना, रेगिस्तान था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे ऑयल की खोज हुई तो आप देखिए कैसे भेड़ियों की तरह वहाँ पहुँच गए ब्रिटिश, और उसके बाद फिर अमेरिकन, और उन्होंने डायरेक्ट रूल अपना उसके बाद कहीं नहीं अपनाया। भारत में भी ट्रांसफर ऑफ पावर किया, इंडिपेंडेंस नहीं दी। हम मूर्ख हैं, हम मान लिए उसको। और पाकिस्तान में भी अंग्रेजी झंडा नीचे आया, यूनियन जैक, और पाकिस्तानी झंडा ऊपर गया, क्योंकि इस्लाम किसी और के झंडे के नीचे नहीं बैठता, भले ही उसकी गुलामी पर्दे के पीछे कर ले, पर झंडा नहीं। इसमें हमने यूनियन जैक को गिराया ही नहीं, आपको मालूम है? नेहरू ने यूनियन जैक माउंटबेटन के कहने पर दोनों को फ्लाई करने दिया, और उसके बाद से कोई संस्था में बदलाव नहीं आया। ब्यूरोक्रेसी वही ढंग से चलती रही, जुडिशरी उसी ढंग से चलती रही, हमारी पुलिस उसी ढंग से चलती रही। शिक्षा का जो विभत्स रूप अंग्रेजी हुकूमत दे के गई, हमारी ज्ञान परंपराओं को तहस नहस करने वाली शिक्षा और जोर से चली, और जोर से चली। तो क्या आज़ादी भाड़ में जाए? ये आज़ादी, इट्स नॉट वर्थ इट। आई डोंट फील लाइक अ सिटीजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन, नो। हिंदुस्तान के 90s के जब धुरंधरों की बात चल रही है, तो ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना, इनको क्या कहेंगे? काश हिंदू भी एक जिन्ना जैसा कोई व्यक्ति पैदा कर सकता, जिसने भले ही कत्लेआम करवाया, पर जो कहा वो कर दिखाया। हमारे नेता तो कहते कुछ थे, करते कुछ और थे। नेहरू ने तो क्या क्या सपने दिखाए थे, गांधी जी ने तो हमें जो स्वतंत्रता का राम राज्य का सपना दिखाते थे वो तो, और देखे क्या गए, इस्लाम राज्य। आज भी मिनी पाकिस्तान बढ़ते जा रहे हैं गांधी जी की ही मेहरबानी से, जो उन्होंने उस वक़्त, ये तो अंबेडकर ने भी कहा था, मैं अंबेडकर से अधिकतर बातों में सहमत नहीं हूँ, लेकिन अंबेडकर ने भी चिताया था, बहुतों ने चिताया था कि इस्लाम कभी भी कोएग्जिस्ट कर नहीं सकता किसी और धर्म के साथ, क्योंकि उसका एजेंडा है दुनिया में पूरा इस्लामीकरण करना, चाहे सरतन से जुदा के माध्यम से, चाहे फोर्स्ड कन्वर्जन्स के माध्यम से, या जो भी। जब उनका एजेंडा है हम काफिरों को का खात्मा करना, इस्लाम का खुला एजेंडा है, क्रिश्चियनिटी का खुला एजेंडा है कि सारे ग्लोबल डोमिनेशन होनी चाहिए, तो इनके साए के तले हम जी नहीं सकते। इनको बाहर निकालने की बजाय सर पे चढ़ा लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल राइट्स दिए धर्मांतरण के भी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन टुडे मीन्स ओनली वन थिंग, फ्रीडम टू कन्वर्ट हिंदूज, नॉट रिवर्स। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ना चाहे तो उसको फ्रीडम है कि मैं मानूं या ना मानूं, उसका सरतन से जुदा रोकने से कोई नहीं सरकार मदद करती। इस्लाम बढ़ाने वाले बहुत हैं, ईसाइयत बढ़ाने वाले बहुत हैं, सनातन का और हिंदू कहाँ फिर जा रहा है? मूर्ख है ना हम हिंदू, मैं तो कह रही हूँ, नारों पे वोट देते हैं, पहचानते ही नहीं हैं। गांधी से लेकर अब मोदी तक हम नहीं पहचानते हैं, और इसीलिए मैं मानती हूँ कि हिंदू धर्म या हिंदू सिविलाइजेशन बच ही नहीं सकती वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी के चलते। हमें इस तंत्र को कूड़े की टोकरी में फेंक के कुछ और ढूंढना पड़ेगा रास्ता। मोदी जी ने 370 हटा दी अरे कश्मीर से। डोंट जंप, don't bring in 370. I'm saying you ask me a question, I'm giving you a serious answer. We'll come to 370 some other time. But right now I'm saying party politics हिंदू समाज को तोड़ती है। पार्टी पॉलिटिक्स जहां भी गई है डेमोक्रेसी के नाम पर, उसने हर समाज को तोड़ा है, वहां गृह युद्ध का माहौल बनाया, और केवल इस्लामी जानते हैं डेमोक्रेसी को कैसे आके हुकूमत करना, बिना ज़रूरी नहीं कि वो अपनी पार्टी भी बनाए। अभी
इस्लामियों से सीखना चाहिए, हर पार्टी उनका हुक्म बजाती है। लेकिन भाजपा, आरएसएस, मोदी ने राम मंदिर बना दिया अरे हिंदुत्व प्लीज बचाने के नाम लिए। मत लो उस दुष्ट का, राम मंदिर के साथ नाम मत लो। उसने उसको, मैं खुले कह सकी हूँ, उसने उसको असुरी अड्डा बना दिया है। मैं उसको राम मंदिर मान के पूजन करने को तैयार ही नहीं हूँ। एक तो भ्रष्टाचार इतना, इतने करोड़ों रुपया करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया था, वो कहाँ गया? कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को उसका इंचार्ज बना दिया सारा। वहां पे मुसलमान कारीगरों से सारी मूर्तियां बनवाई गई, वहां मिट्टी भी लाई, उनके हाथ से दिलवाई गई। कौन मंदिर में मुसलमान के हाथ, जो खासकर राम मंदिर जिसकी लड़ाई हिंदुओं ने अपने खून से खेली हो 500 साल तक, वहाँ पे भी। और वहाँ पे जो जो खबरें आई हैं, जो जिस तरह इन्होंने किया, फिर अधूरा मंदिर था, शिखर नहीं था। मंदिर को तो ईश्वर का स्वरूप माना जाता है, तो शिखर का मतलब आपका सर, तो पूजनीय कैसे हो गया जब सर बना ही नहीं, धड़ अलग है। वहां पे पूजा शुरू कर दी, लीक कर रही हैं रूफ। पहली बारिश आई तो फ्लड आ गया। इसको सिर्फ वोट की राजनीति करनी थी। ये राम मंदिर आंदोलन में नहीं जुड़ा था, केवल कुछ हिस्से के लिए अडवाणी की रथ यात्रा के तक गया था। और अडवाणी जी भी कह चुके थे कि वो तो एथिस्ट हैं, वो कभी मंदिर में गए ही नहीं। मोदी जी और और वो बीजेपी बीजेपी तो कहते हैं ना, देवी देवताओं को भूल जाओ। काश ये भूल जाएं और हमारे मंदिरों को आजाद कर दे, हमारे मंदिरों को लौटा नहीं रहे। इनकी बार बार आरएसएस की और बीजेपी की यही एडवाइस मिलती है हिंदुओं को, देवी देवता भूल जाओ, भगवा झंडा के नीचे खड़े हो जाओ, भारत माता की जय कर लो और भारत माता को पूज लो। ये धर्म क्या बचेगा? मधु जी, धर्म क्या बचेगा देवी देवताओं को हम भूल जाएं? मैं तो वहीं आ रहा हूँ, मैं आपकी बात को आगे नहीं, बढ़ा रहा आप हूँ। नहीं आ रहे हो, आप कहाँ भागते मैं हो? भी लेके आ रहा हूँ। हाँ। मधु जी, मैं ये कहना चाह रहा था, श्री राम मंदिर जब बना उसमें मुस्लिमों ने हाथ लगाया बनवाने में, जो भी किया, काम किया, कारीगरों ने जो कुछ भी किया। ये तो बीजेपी और आरएसएस ये कहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाई हमने, सबको समभाव से सर्वधर्म लोगों को शामिल किया था। मंदिर सर्वधर्म संभाव, ये जो बकवासबाजी है ना, उसका गढ़ नहीं बन सकता, पॉलिटिकल पार्टी का गढ़ नहीं बन सकता। हमारे धर्म स्थान धर्म गुरुओं के अधीन होने चाहिए, किसी राजनेता के नहीं। और मैं मानती हूँ हिंदुओं को अपना अगर अस्तित्व बनाए रखना है तो पार्टी पॉलिटिक्स को दरकिनार कर दे। ये हमारे समाज को तोड़ती है, परिवार को तोड़ती है, देश को तोड़ रही है। और धर्म गुरु जो टक्कर लेने की हिम्मत रखते हैं इस राक्षसी तंत्र के साथ, राक्षसी पॉलिटिकल तंत्र के साथ, पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के साथ, ऐसे धर्म गुरुओं के पीछे जड़ो। धर्म आधारित देश होगा तो हम बचेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स आधारित रहेगा, वो भी वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी के आधारित, तो हम तबाह होने के लिए तैयार हो जाएं। अपने बच्चों का खतना अभी से करवा दो, बचेंगे नहीं हिंदू इस देश में। इस वक्त जो हमारे साथ यानी कि स्टेट में और आपके हमजुमा संजीव चौहान के साथ जो लोग सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, इस वक्त पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा में मैं बात कर रहा हूँ देश दुनिया की जानी मानी शख्सियत मधु किश्वर, जो सिर्फ अपने लेखन और अपनी बेबाकी के लिए दुनिया में चर्चित हैं। विवाद होगा या नहीं होगा, संवाद होगा, ये बात की बातें हैं। मधु बोलते पे सिर्फ अपने मन की बात करती हैं और हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन मन की बात मोदी जी वाली नहीं है, क्योंकि मधु खरा बोलती हैं। मधु जी, जो कहते हो बेबाक कहते हो। आपने भी थोड़ी देर पहले बातचीत में ये कहा था मुझसे कि कांग्रेस का ये राम मंदिर का मुद्दा था, कांग्रेस का उठाया हुआ पाला पोसा था। नहीं, मैंने कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया और उसको कैश बीजेपी कर गई। मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। हालांकि नरसिम्हा राव ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वहाँ पे राम की मूर्ति स्थापित करवाने की जो सारी अरेंजमेंट हुई, या राजीव गांधी ने ताला जो खुलवाया था, उसका भी बड़ा योगदान था। लेकिन राम मंदिर की जो लड़ाई है 500 साल पुरानी है, कोर्ट में भी चल रही थी कब से, और हिंदू संगठन, धार्मिक संगठन बहुत इसके साथ जुड़ाव में रहे। और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी और उनके जो
शिष्य और अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रमुख भूमिका कोर्ट केस के मामले में उनकी रही है। और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लीजिए तो उन्हीं का नाम बार बार दोहराया जाता है, उनके साक्ष्य सिद्ध हुए सही, और इसलिए फैसला हिंदू पक्ष के लिए आया। आप अभी तो जिन्ना ये इसमें बीजेपी तो पार्टी भी नहीं थी, आरएसएस बीजेपी इनमें से कोई पार्टी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस में। तो ये तो विरोध कर रहे थे। नहीं तो ये क्या घर बैठ के छत पे गाल बजा के मौज ले गए राम मंदिर के हाँ नाम पे? हाँ, नौटंकी सब संगठनों को, जिन जिन संगठनों ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, इंक्लूडिंग शंकराचार्य जी, उनके कैसे दुश्मन बन बैठे हैं मोदी। इनसे झेला नहीं जाता कि कुछ लोगों को पता चल गया है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इत्यादि के माध्यम से कि असली लड़ाई तो इन लोगों ने लड़ी। या वो जो कार सेवक जो गोलियां खाए, जो मर गए, उनके परिवार आज भी रोते हैं कि इन्होंने तो उन बच्चों की तपस्या और बलिदान को पूरी तरह से नकार दिया। वहाँ राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कौन आए थे? फिल्म स्टार, नचनियाँ, नौटंकियाँ, अंबानी और इनके बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स। आप बताइए वहाँ दिखे आपको राम सेवक, कर सेवक या उनके परिवार जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी उस लड़ाई के लिए? मतलब भाजपा, आरएसएस और मोदी जी ने राम मंदिर को कैप्चर कर लिया, जब हाईजैक किया और गलत कामों के लिए। ये सरकारी पीएमओ चला रहा है जिस मंदिर को, वो मंदिर कैसे रहेगा? मेरे पास तो कोई प्रसाद लेके आया था, मैंने लौटा दिया, लेकिन राम अयोध्या का। लेकिन आप हिंदू हैं, आपको नहीं करना तो चाहिए? क्यों? प्रधानमंत्री पीएमओ से चलने वाला मंदिर, उसका प्रसाद मैं कहूँ ना? बिल्कुल नहीं, मेरे लिए वो जहर है। आप राम मंदिर का प्रसाद कब खाएंगे? जब पीएमओ का हस्तक्षेप खत्म होगा और सही में हमारे धर्मगुरु उसको दोबारा से, असल में उसको तो वो करते हैं ना, शुद्धि करनी पड़ेगी और ढंग से उसका वास्तु भी देखना पड़ेगा। इन्होंने तो वास्तु भी आप बताइए, हमारे पुरातन मंदिर, जो 2 बातें बताती हूँ। हमारे पुरातन मंदिर बहुत से ऐसे हैं जहाँ सूर्य की पहली किरण या तो ज्योतिर्लिंग पर या उस डेयटी पर पड़ती है जिसके नाम पहली किरण। ये आर्किटेक्चर की गजब अचीवमेंट है। ये बहुत से ऐसे मंदिर हैं। इन्होंने राम मंदिर में क्या किया? पहली किरण तो कहाँ लाएंगे? वो आर्टिफिशियल लाइट से बीम कर रहे हैं, लानत है। और बाहर से विदेशी आर्किटेक्ट ला रहे हैं। इन्होंने वास्तुशास्त्र के जो हमारे ज्ञाता हैं, मंदिरों के आर्किटेक्चर के ज्ञाता, उनको भी दरकिनार कर दिया ना। और काशी कॉरिडोर भी विदेशी फर्म्स को दिया। वहाँ पुराने मंदिर तोड़े, मूर्तियां ध्वस्त की, कूड़े में डाली, कबाड़ में डाली, मुसलमानों से पुराने मंदिर तोड़वाए, वहाँ पे आया उनसे। ये तो काम किया है इन्होंने काशी कॉरिडोर में, और राम मंदिर अयोध्या का भी। और सबसे बड़ा पाप, ये भी सुन लीजिए, और ये मैंने बात शंकराचार्य जी से भी स्पष्टीकरण इसका मांगा, क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो तथ्य कोर्ट को ऑफर किए थे और बहुत बखूबी से उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनका मुख्य ये था कि ये मस्जिद तो थी नहीं, इसको बाबरी मस्जिद कहना भी गलत इसलिए है क्योंकि ढांचा वही है, पिलर्स वही हैं, नीचे भी मूर्तियां निकल रही हैं। केवल जो गर्भगृह को हटा के वहां पे इन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ढांचा तो मंदिर का ही है, तो इसको बाबरी मस्जिद कहना भी गलत है। मंदिर ही था, मंदिर ही है, सिर्फ इन्होंने अंदर पूजा अर्चना बंद की थी और पूरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस थे सारे। तो चलो, हमारा 500 साल की लड़ाई के बाद फैसला हिंदुओं के हक में गया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने क्या किया? ये शंकराचार्य जी ने मुझे बताया कि मुस्लिम पक्ष ने तो मांगा भी नहीं था कि इसके एवज हमें कोई भूमि कॉम्पनसेशन के रूप में दो। कायदे से तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। आप झूठ बोलते रहे।
और जो सच्चे साक्ष्य थे राम मंदिर होने के, उनको झुठला के आप लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस और डिस्टोरियंस और क्या क्या राक्षसी असुरी तत्वों को ला के मिसगाइड करते रहे कोर्ट को। तो सजा होनी चाहिए थी, सजा के बजाय 5 एकड़ जमीन उनको दे दी गई अयोध्या में ही, हाईवे पे। और उन्होंने उनसे तुरंत ऐलान करवाया कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ बनेगी, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर यहाँ बनेगा। और इस्लामियों ने फटाफट भूमि खरीदनी शुरू कर दी सारे हाईवे पे। और उनका बच्चा बच्चा आज ऐलान करता है कि इसको भी पूरी तरह घेर लेंगे और यही हाल करेंगे जो बाबर ने किया था आपके राम मंदिर का। क्यों दिया? और अयोध्या में बल्कि मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए, राम की जन्मभूमि है। मक्का मदीना में आप मंदिर रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। रोम में जो उनका कैपिटल है वैटिकन, उस सिटी में आप मंदिर ले जा सकते हैं, आरती पूजा कर सकते हैं? नहीं। तो हमारे यहाँ ही दादागिरी चलनी है सबकी कि वहाँ चर्च भी होगी और मंदिर भी बनेगा। ये कौन कर रहा है, भी। क्यों कर रहा है सब? ये मैं खुल के कह चुकी हूँ और ये मेरा आखिरी बयान है। मोदी इज अ CIA ट्रेन्ड प्लांट। 1993 में जब राम मंदिर का उत्थान हो रहा था, मूवमेंट का, जब राम मंदिर उत्थान अपनी पीक पे शुरू हुआ था, तो ACYPL एक CIA की संस्था है। CIA जो अमेरिकन एजेंसी है, हाँ CIA की, उसका खुला एजेंडा है कि वो ग्लोबल लीडर्स को ट्रेन करती है, यानी ऐसे नवयुवकों को पिकअप करती है, हैंड पिक करती है जिनमें वो पॉलिटिकल पोटेंशियल देखते हैं। फिर उनको ट्रेनिंग देकर किसी को प्रधानमंत्री, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को कहाँ कहाँ बिठाया। ACYPL में चले जाइए, आपको मोदी जी का नाम दिखेगा कि उनके प्रोडक्ट हैं। नुपुर शर्मा को ट्रेनिंग दी है, सुधांशु चतुर्वेदी को ट्रेनिंग दी है ACYPL ने। अच्छा, अब 93 में आप सोचिए, सीक्वेंस देखिए। 1993 में ACYPL इनको पिकअप करता है। ACYPL थोड़ा सा आम नागरिक के लिए भी थोड़ा खोल के बता दें। तो मैं ये खुल के कई बार कह चुकी हूँ और इस बात का एहसास मुझे भी कुछ हाल ही के वर्षों में हुआ। जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। और कनेक्टिंग डॉट्स की मजबूरी भी क्यों आई? क्योंकि इतना हिंदू विरोधी इनका टेन्योर रहा, हर काम में इन्होंने हिंदुओं के मुंह पर उनको क्रश किया हो, अंदर से घोंपे हो छुरियां। कठुआ का मोदी के बारे में, मोदी ने कठुआ कांड के ऊपर जो मैंने 640 पन्ने की पेज पढ़ी, आपकी रूह कांप जाएगी अगर आप देखें कि ISI एजेंडा पे उस लड़की को मरवाया, मुसलमान लड़की को, महबूबा मुफ्ती की सुपरविजन में। और ये ISI का प्लॉट था कि अब हिंदुओं पर मर दो, कि इन्होंने मंदिर में ले जाके छोटी बच्ची को किया, फिर उसका मर्डर किया। और PMO का और मोदी का पूरा सहयोग रहा उस ISI के प्लॉट में जो महबूबा मुफ्ती एग्जीक्यूट कर रही थी। 640 पन्ने की मेरी किताब है। मतलब मोदी की कनेक्टिविटी जो है, लिंक्स वो ISI से। मैं कई बार कह चुकी हूँ, मुझे शक होता है कि कहीं मोदी का दफ्तर PMO ISI तो नहीं चलाता, जैसी हरकतें करता है हिंदू विरोधी। तो जिस कम्युनिटी ने आपको सर आंखों पर बिठाया हो, आप उसके मुंह पर आप उसको काटते बांटते रहे। कभी भीमराव अंबेडकर के नाम पर SC ST OBC MBC CBC क्या क्या नहीं कर रहा है ये खेल और काटने का काम। और हिंदू जो भी एजेंडा है, उनकी 3-4 मांगे रही हैं। धर्मांतरण को रोको, डेमोग्राफिक इन्वेजन को रोको, हमारे मंदिर हमें वापस दो, हमारी शिक्षा पद्धति को डिटॉक्स करो। ये बहुत ही हिंदू विरोधी है, हमारी सभ्यता को कुचलने वाली ये सारी शिक्षा पद्धति है। कितने ऐसे जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स हैं। और ये सर तन से जुदा रोको, जिस तरह हमारी बेटियां उठा रहे हैं, केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं, यहाँ पे जो हो रहा है उल्टा कर रहा है, उनका सपोर्ट। गौ हत्या को रोकने के बजाय गौ हत्या बढ़ी है, बीफ एक्सपोर्ट बढ़े हैं। तो इन सब बातों से तो जाहिर है डॉट्स कनेक्ट करने शुरू किए मैंने कि ऐसा व्यक्ति जो हिंदू वोट के साथ हिंदू हृदय सम्राट का नाटक रच के आया हो, अपने ही वोट बैंक से विश्वासघात क्यों करता है?
चुनाव के वक्त क्यों इसको हिंदू याद आते हैं और मंदिर में जाके तिलक लगा के नौटंकी 50 कैमरों के सामने पूजा करने की नौटंकी करता है। तो तब खंगालते खंगालते पता चला कि मोदी जी तो CIA ट्रेन्ड प्लांट है। CIA ट्रेन क्यों कह रही हूँ? ACYPL यानी फुल फॉर्म है अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स, फाउंडेड इन 1966। ये जो है इसका काम ही ये है सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, अलग अलग देशों से यंग पोटेंशियल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को पिकअप करके उनको ट्रेनिंग देना और फिर देखना कि उनको कैसे शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। अब 1993 में इसको पहली बार अमेरिका लेके जाते हैं पिकअप करके। उसके बाद करीब इसने 30 ट्रिप अमेरिका के CM बनने से पहले ट्रेनिंग पर की। अमेरिका में कम से कम 30 बार मोदी जी ने जी गए, लेकिन मोदी उनके जी खर्चे पे। सुनो पूरी बात सुन लो। तो उनके खर्चे पे गए और 1993 में ACYPL ज्वाइन करते हैं। 1994 में सडनली BJP के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। क्या समझे ये कैसे हुआ? उसके बाद एज BJP जनरल सेक्रेटरी ये घूमता रहा उनके खर्चे पर, कई बार गया। खुद बोला इसने कि उनकी सारी 30 की 30 कम से कम 30 स्टेट्स का इसने अच्छे से भ्रमण किया है। फिर आपने देखा होगा पेरिस में भी इसकी फोटो है, तो फटीचर था चाय बेचने वाला। पेरिस अमेरिका इतनी बार कैसे पहुंचा? व्हाइट हाउस के सामने फोटोज है ना। लेकिन अमेरिका ने तो वीजा देने से मोदी को मना अरे कर दिया वो था। नाटक था, ये बाद में समझ आया। यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो अमेरिकन डीप स्टेट की गेम रहती है। दोनों तरफ खेलो, जो पावर में है वो भी अपना पपेट, जो उसके खिलाफ खड़ा कर दो ताकि उसको पिन प्रिक करता रहे वो भी अपने पपेट। पूरी बात सुन लो। अब ये बन गया BJP जनरल सेक्रेटरी। फिर जो इसको गुजरात का जब चार्ज दिया गया तो गुजरात में इसने वो कहर ढाना शुरू किया पार्टी के साथ ही अपनी, कि गुजरात के दिग्गज भाजपा के नेता, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स जो थे, मतलब अब फॉर्मर हैं तब थे, तो उन्होंने अडवाणी जी और वाजपेयी जी से अनुरोध किया कि इस व्यक्ति को गुजरात से निकालो, ये तो हमारी पार्टी को तबाह कर रहा है, हमें गृह युद्ध फैला रहा है और पूरा कंट्रोल फ्रीक है। ये पार्टी को भी कंट्रोल करना चाहता है जनरल सेक्रेटरी होके और सरकार को भी। किसने कहा था ये? जो वहाँ के बड़े बड़े शंकर गुजरात के वगेला या जो भी बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के लीडर्स थे, उनके आग्रह पर इसको गुजरात से निकाला गया और 6 साल तक इसे घुसने नहीं दिया गया। अब होता क्या, इसको गुजरात निकाला मिला हुआ है पार्टी की ओर से। मतलब गुजरात से तड़ीपार हुए थे मोदी? हाँ, भाजपा के लीडर्स के आग्रह पर एकाएक 2001 अक्टूबर में इसको CM के रूप में एयर ड्रॉप किया जाता है गुजरात का। हाँ, क्यों? और ना तो वाजपेयी से पसंद करते थे, ना गुजरात का कोई लीडर इसे पसंद करता था। सभी इसके कुछ चेले चपाटे चमचे छोटे लेवल के रहे होंगे, पर जो दिग्गज थे वो सब इसके विरोध में थे। इसको निकलवाया था, ये CM बन के पहुंच गया। तो इसका मतलब कहीं से तो हुक्म आया होगा, वो अंदरूनी इच्छा तो किसी की नहीं थी। ना दिल्ली में कोई दिग्गज नेता इसको चाहता था, ना गुजरात के नेता चाहते थे, फिर भी ये CM बना। मधु जी, आप तो ये डीप स्टेट का प्लांट। अब उसके साथ साथ ये, लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई थिंक फॉर टुडे विल बाय डन। उसके साथ साथ इसका विरोध किसने शुरू किया? इसका विरोध शुरू किया सारे लेफ्टिस्ट फॉरेन फंडेड NGO से जुड़े हुए लेफ्टिस्ट, टीस्टा सेटलबार्ड, हर्ष मंदर, इंदिरा जयसिंह, ये जो सारा गिरोह है हर उस इशू को ले लेता है, हर उस कानून को पुश करता है जो हिंदू समाज को तोड़े। ये मिशनरी फंडेड सारे एक्टिविस्ट हैं, इनके सारे NGOs जो हैं फॉरेन फंडेड, मतलब मेनली कन्वर्जन माफिया जो है, ग्लोबल कन्वर्जन माफिया, उसके द्वारा प्रॉप्ड अप है ये सारे NGOs। ये इसके विरोध में इसलिए खड़े किए, ये भी फॉरेन फंडेड है,
मोदी भी ACYPL का CIA ट्रेंड एक्टिविस्ट है जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया। अब क्या उनका गेम प्लान अब समझ आता है, पहले समझ आने में टाइम लगा। गेम प्लान ये था कि हम इसको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में तभी पेश कर सकते हैं अब लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट इसे अटैक करें, क्रिश्चियंस ये सब इनसे करवाया। और दूसरी तरफ इसको सुपारी दी गई कि तूने अंदर घुस के हिंदू हृदय सम्राट बन के तूने हिंदू समाज को अंदर से ब्लीड करना है। ये सब बातें आप किस तथ्य पे, क्या आपके पास अच्छा, ऐसा है? संजीवनी बूटी क्या है जिसपे संजीवनी बूटी नहीं, ACYPL का तो आप देख लीजिए उनके वेबसाइट पे, इनका नाम है मोदी। हाँ, फोटो भी है, बड़े फख्र से उन्होंने इसकी लगाई है। तो CIA ट्रेंड है, कम से कम 20-30 बार तो गया अमेरिका चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। क्या कर रहा था वहाँ? मुझे भी बाय द वे न्योता आया था मानुषी की शुरुआत में ही इनकी तरफ से 3 महीने का, जैसे इसको लेके गए थे, मैंने मना किया और मुझे बताया गया यू आर द ओनली इंडियन टू हैव रिफ्यूज्ड इट। चलो उसको भूल जाते हैं। आपको इसमें CIA ने बुलाया था? CIA नहीं, इनकी जो एजेंसीज होती है ना, अमेरिकन सेंटर से आया था मुझे न्योता कि आपको 3 महीने के लिए। मानुषी अभी निकली थी तो मैंने कहा मैं क्या करूंगी वहां जाके, मुझे तो यहाँ काम है, वहां जाके मैं क्या। वो कहानी फिर कभी 78 की बात है, वो 79 की वो कहानी फिर कभी, उसमें बहुत और भी पड़ाव हैं फॉरेन फंडिंग के ऑफर्स। लेकिन तब आप समझती थी CIA क्या कर रही है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं, पर मैंने मानुषी शुरू करने के वक्त ही पहले ऐलान कर दिया था खुलकर, हम फॉरेन फंडिंग नहीं लेंगे, हम सरकारी फंडिंग, भारत सरकार की भी फंडिंग नहीं लेंगे, इंडिपेंडेंट होके तभी जी सकते हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग भी नहीं लेंगे। मधु जी आप अच्छा पूरी तो सुन लो, आप बीच में क्यों टोकते हो? नहीं, बीच में मत टोको, बीच में मत टोको। अच्छा बोलो। तो ये ACYPL का CIA ट्रेंड है, ये आप उनकी वेबसाइट से पता कर, ये तो सुन लिया, ठीक है, और वहाँ प्रूफ मिल जाएगा। इसके खुद के स्पीचेस में कहा इसने कितनी बार ये गया था अमेरिका, पूरा घूमा हुआ है, कैसे गया, एक गरीब फटीचर प्रचारक। दूसरा आते हैं फॉरेन फंडेड NGOs जो कन्वर्जन माफिया के प्रॉप्ट अप, ये भी आपने बता दिया। अब ये उसको अटैक करते हैं ताकि मूर्ख हिंदू तो है ही ना, हम तो सारे मेरे समेत भोले भी नहीं, मूर्ख हैं। तो हमने सोचा कि ये दुष्ट फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट अगर इसको अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं इसको अमेरिका वीज़ा ना दिया जाए, ये ना दिया जाए। मेरी सारी किताब इसीलिए लिखी गई, मैं इसीलिए गई थी गुजरात देखने कि ये सच में क्या इस्लाम विरोधी है, क्या ये इस्लाम का दुश्मन है, क्या उनको कत्ल कर रहा है। पाया कुछ और, ये तो इस्लाम परस्त है, बहुत खिदमत कर रहा है। ये सारी मेरी किताब है। 90% ऑफ द इंटरव्यूज इन माय बुक मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया या मोदी नामा में मुसलमानों की हैं, गांव में। तो ये हम मूर्ख हिंदू समझ बैठे ये हमारा है, ये है, था ही नहीं। इसको भी सुपारी दी गई है और RSS भी, ये इनके फॉरेन लिंक्स हैं, ये भी उनके पपेट बन के हमें बताते हैं हमारा DNA एक ही है। और जो हिंदू धर्म को विकृत करने की इनकी सारी मुहिम चल रही है, शंकराचार्य को अटैक करेंगे, खुद शंकराचार्य भी अपॉइंट कर, नकली शंकराचार्य ये नियुक्त करने का प्रयास करते हैं भाजपा और RSS वाले। और मोदी नहीं चाहता कि कोई भी धर्म गुरु इंडिपेंडेंट होके खड़ा हो सके, तो इसने पाल रखे हैं सिर्फ चाटुकार जो भगवा वस्त्र पहन के। मधु जी आपकी नजर कब टेढ़ी हुई? आप सीधी नजर से चल रही थी। 2015 से मोदी के लिए आपने बहुत कुछ किया, बहुत नहीं, आपको गलत फहमी है। बहुत कुछ अच्छा भी कहा आपने बीजेपी मोदी के लिए। सुन लो, कब आपको शक हुआ? आप पढ़ते नहीं हो ना इसलिए। अच्छा आप बताओ। पत्रकार तो पढ़ते नहीं है। अच्छा आप चलो, शक कब हुआ आपको ये बताओ। 2013 में जब मैंने अध्ययन किया, मेरा अध्ययन केवल इस बात पे था कि ये इस्लाम विरोधी नहीं है, और उन दिनों मैं गांधी के चश्मे से देखती थी, तो मुझे लगा कि जैसे गांधी बाबा भी मुसलमानों को अपना बनाने के चक्कर में प्राण दे बैठे, तो ये भी उसी रास्ते पे चल के हमें एक रखना चाहता है, अलगाववाद ना हो, ये लगा उस वक्त। पर इस्लाम की खिदमत किसने कितनी आउट ऑफ द वे जाके मोदी ने गुजरात में की, ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने किया मेरी किताब में। अच्छा सुनो ना, बीच में मत टोको, पूरी बात सुनो। लेकिन
जब इसने इतने बड़े हमें प्रॉमिस किए थे, गौ हत्या बंद करवाएगा, बीफ एक्सपोर्ट बंद कराएगा, शिक्षा में भारत को विश्व गुरु बनाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देगा, फलां ढिमका क्या क्या नहीं। जिस दिन इसने अपना कैबिनेट अनाउंस किया और अरुण जेटली को फाइनेंस मिनिस्टर, को एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस भी और डिफेंस भी, 2 पोर्टफोलियो दिए, मैं तो दंग रह गई कि तो बेईमानी हो गई हमसे, क्योंकि फाइनेंस और डिफेंस सबसे अधिक करप्शन फ्रेंडली मिनिस्ट्रीज हैं। बड़े बड़े डिफेंस डील्स होते हैं, अरबों में होते हैं, छोटे मोटे नहीं, चिल्लर नहीं वहाँ पे लेन देन चिल्लर का नहीं होता वहाँ पे। और फाइनेंस तो आप जानते ही हैं। तो अरुण जेटली कभी भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सिंबल के रूप में खड़े हो ही नहीं सकते थे। ही वॉज अ फिक्सर, पॉलिटिकल फिक्सर, वेरी स्मार्ट पॉलिटिकल फिक्सर। तो जब उनको ये पोर्टफोलियो दिए तो मैंने खुलकर विरोध किया। 12वीं पास, वो भी नालायक सी 12वीं पास, इतने कम नंबर आए कि उनको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाई, कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन ली और फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं कर पाई या जो भी। तो मुझे लगा ये तो भद्दा मजाक हो गया और मैंने पूरे वो वीडियो पोस्ट किए हैं, आपको दर्जनों मिल जाएंगे। वो इतनी सनसनीखेज ये सबको बात लगी कि मधु तो मोदी के डिफेंस में खड़ी हुई थी। हाँ, पर मैं तो ये सोच के कि ये इस्लाम विरोधी नहीं, मुसलमानों का खिदमतगार है, ये सिद्ध करने के लिए इस पे झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो। मुझे नहीं पता था ये फॉरेन फंडेड एनजीओज को भी सुपारी दी गई, मतलब वही पपेटियर है, मास्टर पपेटियर। इसको हिंदू हृदय सम्राट बनाना है। हालांकि ये अंदर से हिंदू समाज को खोखला और खत्म करने के लिए ट्रेन किया गया है मोदी, मैं खुल के कहती हूँ। उसकी हरकतें सारी ऐसी रही हैं। वो मैं बहुत से मेरे वीडियोस हैं, मोदी से मोह भंग क्यों, मोदी के अक्षम्य अपराध, मेरे सैकड़ों हजारों tweets महिलाओं हैं। के शोषण और पे प्लीज और ऊपर ले डोंट जाने पे। स्वेट। तो उतना ही मैंने किया। जिस दिन इसने कैबिनेट किया उस दिन से मैं इसको बहुत ही क्रिटिकल नजर से देखने लग गई और सैकड़ों हजारों मेरे ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जो बार बार इसने जब देश और धर्म विरोधी काम किए तो मैंने इसको अच्छे खुल के कड़े शब्दों में उसका विरोध किया। आपने अभी कहा है कि इनके राज में महिलाओं का शोषण होता और फिर ऊपर पहुंचाई जाती हैं। एक आपने नाम उदाहरण दे दिया। मैंने नहीं लिया, वो सबके मुंह पे था, मेरा नहीं था वो। मुझे बोला तो कोई नहीं। भाजपा नहीं बहुत बोलते हैं, भाजपा के संघ के सब लोग जानते हैं और उन्होंने ही मुझे बताया था। मुझे अपने आप नहीं पता चला, सबसे पहले तो शायद ने बताया था और मेल लीडर्स ने भी, मुझे नहीं खुद पता था। और भी इनकी 2-3 भाजपा की नेताएं हैं जो उन दिनों मेरे संपर्क में रहती थी, एमपीज थी, चुन के आई थी, उन्होंने बताया था, आप गिनती कर लेना। ने बहुत सारी बातें इनकी डिग्रीज के बारे में, मुझे क्या पता था ये 12वीं पास है, मैं थोड़ा खंगालती थी इनका इतिहास। वजह से पीछे हो गई, समझ गई वो क्या थी, वो बन नहीं पाई, मतलब उस ओहदे पर या उतनी करीबी होना चाहती थी, नहीं हो पाई, उनमें कम और भी। Why we going into stupid angle, you know, that's not the point। वो कितनी महिलाओं के साथ रिश्ता रखे हैं वो अनगिनत है, ये चिल्लर की बात मत करो। चलो, कुल मिला के मधु, पूर्णिमा किश्वर, जिनको सब सुनते रहते हैं लेकिन आज कुछ अलग हटके सुना है। हम कम बोले हैं, हमने कम पूछा है। मधु किश्वर ने खुद बताया है, वो बताया है जो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन चौंकिए मत, जब सच होता है तो चौंकाने वाला होता है। विचार करिए, मंथन करिए, सच है और मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी। ये हम नहीं कह रहे हैं, मधु किश्वर कह रही हैं, जिन्होंने बहुत करीब से रिसर्च करके देखा है। मैं सबूतों के कह रही हैं, मधु किश्वर है तो बोल गई। ना मालूम भारत की कितनी मधु किश्वर होंगी जो जुबान पे ताला लगा के निकल चुकी होंगी, दूर हो चुकी होंगी। कुल मिला के इसी के साथ अब आपके हम जुबान संजीव चौहान आपसे लेना चाहते हैं इजाजत। क्या आपको कैसा पसंद आया मधु किश्वर और संजीव चौहान की बातचीत बेबाक?
बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीति के। कमेंट बॉक्स में मन की बात बेफिक्री से लिखिए, हम आपके एक एक कमेंट का कोशिश करेंगे जवाब देने की। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत पेशेंस से मेरी बात सुनी, और मैं जब बोलने लगती हूँ तो फिर आर पार नहीं देखती। आपने सुना, बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपके व्यूअर्स भी फीडबैक देंगे, और मैं जानना चाहूँगी कि दक्षिण भारत में जहाँ आप ये चैनल चलाते हैं, वहाँ ये बात कहाँ तक पहुँच पा रही है, और मैं कहाँ तक उनके दिल और दिमाग तक अपना दुख व्यक्त कर पा रही हूँ कि भारत के साथ, हमारे देश के साथ और धर्म के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात हुआ है। मधु जी, आपने वो बोला है जो लोग देखते हैं, भोगते हैं, बोलने से कतराते हैं। बस मैं आपके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड। और मैं आपको सुनने आया था, मैंने पहले प्रॉमिस किया था, और मैंने गांधी से लेके मोदी तक को सुना, जितना भी लाई आप बीच में, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि आपने वही कहा जिस पे आप मुतमईन, मजबूत थी। मेरे हर सवाल का जवाब आपके पास था, और मेरे सवाल कम थे, आपके जवाब ज्यादा थे। आपके जवाब से मेरे सवाल तैयार हुए हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया तहे दिल से।